अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड वीक स्टार्ट हो रहा है। लास्ट वीक में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 क्लासेस हुई हैं। इनफैक्ट थर्सडे को तो मैं पहली क्लास थी, तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन होता है, कोर्स आउटलाइन डिस्कस करता हूँ, पेपर स्ट्रक्चर बताता हूँ, पेपर पैटर्न बताता हूँ, मॉडल पेपर बताता हूँ, जर्नल डिस्कशन किया था। और कुछ बच्चों की वो क्लास मिस हो गई थी, तो मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजी थी। जिनकी क्लास मिस हुई थी उन्होंने रिकॉर्डिंग सुन ली है तो अच्छी बात है। स्टिल अगर रिकॉर्डिंग नहीं देख सके तो उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ओवरऑल पेपर स्ट्रक्चर, पेपर पैटर्न और मॉडल पेपर और सिलेबस, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। सेकंड क्लास में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। पहला चैप्टर था आपका, जिसमें अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस क्या है, बिजनेस की टाइप्स क्या है। नाम आपका? ताहिर अहमद। पहली क्लास है आपकी आज? अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो अकाउंटिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव है, उसमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, बिजनेस क्या है, बिजनेस की टाइप्स क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, और फिर मैंने जो हैंड आउट दिया था उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव भी मौजूद था। सेकंड चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा, और ये 18 सितंबर 2021, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 5 जो अकाउंटिंग के पिलर हैं, जो अकाउंटिंग के एलिमेंट्स हैं, जो अकाउंटिंग की पहचान है, जो हम कहते हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। स्पेशली बार बार मैं कहता हूँ, वो स्टूडेंट्स जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए इन एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो आगे उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने इनफैक्ट फेवर दी थी और क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी ग्रुप पे, और ये भी मैसेज कर दिया था कि जो क्लास नहीं ले सके थे सैटरडे की, तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो सुन लीजिएगा। तो अगर किसी ने सैटरडे की क्लास मिस की थी, कोई है ऐसा इस वक्त राइट नाउ जो सैटरडे को एब्सेंट था और आज प्रेजेंट है? एनीवन? ताहिर? ताहिर नाम है? शाहजेब? और इसके अलावा कोई और ऐसा स्टूडेंट हु वाज एब्सेंट ऑन सैटरडे और टुडे वो प्रेजेंट है? शाहजेब, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से नॉन कॉमर्स? कॉमर्स से। अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना फिर? ठीक है। तो वो स्टूडेंट जिनकी लास्ट क्लास मिस हुई है और नॉन कॉमर्स से, अगर वो लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनकर आए हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। बट अगर उन्होंने लास्ट रिकॉर्डिंग नहीं सुनी तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये 5 चीजें हैं, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। आप लास्ट क्लास में थी? ठीक है। तो एसेट हमने कहा था वन वर्ड में रिसोर्स, लाइबिलिटी हमने कहा था ओब्लिगेशन, कैपिटल जो आप मिल्कियत रखते हैं, इक्विटी, रेवेन्यू इनकम, एक्सपेंस आउटकम। उसके बाद मैंने वन बाय वन इन सारे एलिमेंट्स को डिफाइन किया था कि एसेट रिसोर्स है, आपके कंट्रोल में है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है, जिससे फ्यूचर के आपको क्या मिलते? बेनिफिट्स। अगर आप चेक किया करें, कोई टाइटल ऑफ अकाउंट इन बातों को प्रूफ करता हो, यानी आपकी रिसोर्स हो, आपके कंट्रोल में हो, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हो, फ्यूचर के बेनिफिट्स आपको नजर आते हो, तो शरीयत अकाउंटिंग में उसको एसेट कहा जाता है। उसके बाद सेकंड हमने डिस्कस किया था लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमने कहा था आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो कि अराइज होती है पास्ट इवेंट से और उसकी सेटलमेंट होती है फ्यूचर में। तीनों टेंस मौजूद हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, सेटलमेंट कब होनी है? फ्यूचर में, आउटफ्लो की सूरत में। तो आपके पास लाइबिलिटी वो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है। देन
कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आपके टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तो डिफरेंस को क्या कहा जाता है? कैपिटल। लास्ट क्लास में थी आप? नहीं थी? आज आपकी पहली क्लास है? अच्छा, कॉमर्स बैकग्राउंड है नॉन कॉमर्स? अच्छा, ये चीजें पढ़कर आई हैं, ग्रुप में है ऐड अप? मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, सुन ली थी लास्ट क्लास की? क्योंकि देखिए आज की क्लास में अगर जो लास्ट रिकॉर्डिंग या तो सुनकर आया हो या एटलीस्ट उसने अटेंड की हो, और अगर उसका कॉमर्स बैकग्राउंड है, जैसे शाहजेब ने कहा लास्ट क्लास में नहीं थे लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो आई थिंक नो इशू एट ऑल। बाकी सब स्टूडेंट लास्ट क्लास में थे और तो फिर इशू नहीं है। आप लास्ट क्लास में नहीं थी लेकिन अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी है तो दैट्स गुड, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि इन्हीं चीजों को मैं आज फर्दर आगे लेके चलूंगा। रेसिडुअल इंटरेस्ट इन टोटल एसेट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल लायबिलिटीज, मैंने एक थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशन को भी यहाँ पे थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट किया था कि इक्वेशन ये फिक्स है कि टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी जो आपके रिसोर्सेज हैं उसमें कुछ आपका अपना पैसा है, कुछ बाहर के लोगों का पैसा है जो आपके ऊपर वाजिबुल अदा है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी ऑब्लिगेशन है, जो आपकी लायबिलिटी है। अगर आपके 7 मिलियन के बिजनेस में 2 मिलियन की लायबिलिटी है तो कैपिटल कितना बच गया? 5 मिलियन। भाई आप कारोबार कर रहे हैं, आपके रिसोर्सेस कारोबार के 50 लाख के हो लेकिन आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा भी हो बिजनेस पे, तो इसका मतलब है आप ऑन 50 लाख करते हैं या 40 लाख? क्योंकि 10 लाख तो आपके ऊपर कर्जा है। इसका मतलब है कैपिटल जो है वो अमाउंट जिसको आप ऑन करते हैं, जिसपे आप सेंस ऑफ ऑनरशिप रखते हैं, जो आपकी मिल्कियत है, ऑनरशिप है, वो आपकी इक्विटी है, वो आपका कैपिटल है। रेवेन्यू हमने कहा था वो फायदे जो साल के दौरान हो इनफ्लो की सूरत में, और एक्सपेंस हमने कहा था वो चीजें जो आउटफ्लो की सूरत में आपके सामने हो। उसके बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने डिस्कस किया था। अब इसी बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगा, और मैंने आप लोगों को 2 हैंडआउट मैंने दोबारा ग्रुप में कोशिश की थी, जितना अपडेट हो रहा है स्टूडेंट ऐड होते हैं तो मैं उसके बाद चीजें मैंने आपको एक दिन पहले से भेजी कि कुछ स्टूडेंट ऐड हो रहे थे। बहरहाल मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 का हैंडआउट दोबारा भेज दिया था जिसमें बेसिक तीनों अकाउंटिंग की डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और तीनों के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान में रखें, मैं बार बार ये बात आपसे कहता हूँ कि अभी बिल्कुल आपके स्टार्टिंग के डेज हैं। टुडे इज योर 4th और 3rd क्लास, मतलब पहली क्लास अगर माइनस कर दूं तो आप तीसरी क्लास है आज आपकी। अभी आप लोग पढ़ेंगे ना डेली बेसिस पे, एंड में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हर सेमेस्टर में देखता हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। मैं कल नॉर्थ कैंपस गया था और वहाँ मेरे पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लासेस होती हैं। यहाँ मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को ज़्यादा मतलब ये कि फेवर देता हूँ कि मुझे इन डेज में यहाँ बुलाया जाए। तो वहाँ मैंने लास्ट सेक्शन की कल ऑलमोस्ट लास्ट क्लास ली, तो स्टिल मुझे अंदाजा है, मैं चीजें पूछ रहा था, बच्चों के रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आ रहे थे, ऑल्दो पूरा सिलेबस पढ़ चुके। बात तो बिल्कुल बेसिक चीजें वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, उनको मैं प्रैक्टिस करवा रहा था मॉक सेशन की। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पर भी मेरा सेक्शन F चल रहा था लास्ट बैच में, उसको भी लास्ट वीक में प्रैक्टिस करवाई है। आज भी थोड़ा बहुत टाइम है मेरे पास अभी चूंकि, तो उनको मैंने बुलाया है प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए स्टिल उन लोगों को प्रॉब्लम है, उसकी वजह उनकी अपनी मिस्टेक्स है, उन्होंने ड्यूरिंग सेशन नहीं पढ़ा। अब वो सोचते हैं कि यार, तो देखिए आप लोगों के पास अभी मौका है, अभी से चीजें पढ़िएगा। जो मैं फाइल आपको व्हाट्सअप किया करूं उसको आप अच्छी तरह गो थ्रू किया करें। कोई प्रॉब्लम हो रेज योर हैंड, क्लास में पूछा करें। कल ग्रुप में किसी ने नाम में पूछा, शायद नासिर, आकिब नासिर ने पूछा था, शायद किसने पूछा था? आपने पूछा था, आकिब नासिर नाम है, ठीक है। इन्होंने ग्रुप में कहा था सर आपने असाइनमेंट दिया था इक्वेशन वाला, उसमें 11 to 15 थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे हैं। वो मसला नहीं है, मैं वो सारे डिस्कस कर लूंगा, और कुछ चीजें मैं समटाइम हैंड आउट में फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो शायद हमने उस लेवल पे कवर नहीं किए, तो उसकी आप टेंशन नहीं लिया करें। वो जब नेक्स्ट क्लास में आता हूँ तो मेरी आदत है पहले लास्ट वीक का डिस्कस करके फिर आगे बढ़ता हूँ। तो अभी भी आप देख रहे होंगे मैंने पिछले 10 मिनट में ये लास्ट वीक में जो पढ़ा उसको समअप किया है। अब मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और आज हम इन एलिमेंट्स को फर्दर डिस्कस करेंगे, फिर प्लस उसके अंदर कुछ मैंने असाइनमेंट दिया था उसको इंशाल्लाह देखेंगे। देखिए मैंने आपको 3 पेज का हैंड आउट दिया था, क्या किसी स्टूडेंट ने इसका प्रिंट आउट निकाला राइट नाउ? किसी के पास प्रिंट आउट मौजूद है, हार्ड कॉपी?
कॉपी कर लिया था, पूरा कॉपी किया हुआ है, ठीक है दिखा दे मुझे, ताकि मैं थोड़ा सा जो है ना कुछ चीजें उसमें से पढ़ के, अभी मेरे पास दूसरे लैपटॉप में असल में वो पीडीएफ है, वरना मैं ग्रुप यहीं पे शेयर कर देता स्क्रीन पे। ओके, अच्छा इसमें से ना कुछ चीजें जो मैंने लिखी है वो आपको क्विक बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसेट की डेफिनेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। फिर उसमें एसेट को आगे लिखा हुआ, ये जरा बात गौर से सुनिएगा, एसेट्स में बी क्लासिफाइड इनटू करंट एंड नॉन करंट। अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप पीडीएफ को देख सकते हैं राइट नाउ, अदरवाइज सुनना चाहें डायरेक्टली सुन लें, मैं कुछ चीजें बोर्ड पे लिखूंगा फर्दर इससे रिलेटेड। एसेट्स के बारे में कहा जा रहा है कि एसेट में बी क्लासिफाइड इनटू करंट एंड नॉन करंट। Distinction is made on the basis of time period in which the economic benefits from the assets will flow to the entity. ये कह रहे हैं कि एसेट को हम कितने हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं? दो हिस्सों में, नंबर 1 इज करंट एंड नंबर 2 इज। अब इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो कह रहे हैं कि कुछ इस तरीके से हो सकती है कि टाइम बेस के हिसाब से कि आपके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स का फ्लो है ना, वो उसका टाइम किस तरीके से कवर हो रहा है। अब यहाँ पे करंट एसेट आर वंस दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू यूज विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। अब यहाँ पे देखिए 2-3 बातें जो मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज व्हाट इज रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब होता है जिस दिन आपने उसको रिपोर्ट किया। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है कि जिस दिन इसको रिपोर्ट किया, आई मीन टू से जिस दिन आपने उस एसेट को यूज करना शुरू किया, जिस दिन आप इस्तेमाल करना शुरू करें। देखिए एसेट की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी, कहते हैं एसेट रिसोर्स है, आपके कंट्रोल में है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का आपको क्या नजर आता है, इनफ्लो। मतलब एसेट के साथ जो कीवर्ड है ना वो ये है कि आपको प्रोबेबल फ्यूचर के क्या नजर आते हो, बेनिफिट्स। आपको फ्यूचर के प्रोबेबल बेनिफिट्स नजर आते हो तो रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि मेरे पास ये एक मार्कर है राइट। अब ये मार्कर जो है अगर ये जब तक बॉक्स पैक पड़ा हुआ है, इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुआ, तो इसका मतलब है इसकी रिपोर्टिंग डेट नहीं आई। जिस दिन हम इसको यूज करना शुरू करेंगे उस दिन इसकी रिपोर्टिंग डेट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये मार्कर नया मैंने आज शाह भाई से लिया हो, शाह भाई ने मुझे अक्सर टीचर के पास, मेरे पास भी इनफैक्ट आजकल तो मैं थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट लैपटॉप पे लिख रहा होता हूँ, अदरवाइज जब मैं मार्कर से ज्यादातर पढ़ाता था तो अक्सर मार्कर खत्म हो जाते थे, हम शाह भाई से कहते हैं शाह भाई मार्कर दे दें, तो शाह भाई डब्बे में से नया मार्कर देंगे। अब नया मार्कर आया और मैंने उससे लिखना शुरू किया, तो इसका मतलब क्या है कि जब से मैंने ये लिखना शुरू किया इस नए मार्कर से, ये इसकी रिपोर्टिंग डेट स्टार्ट हो गई। जिस दिन आप एसेट को यूज करना शुरू करें फ्रॉम दैट डेट, अगर उसके बेनिफिट आप समझते हैं कि विद इन अ ईयर खत्म हो जाएंगे तो ये कौन सा एसेट है, करंट। अब ये बताएं ये मार्कर मैंने अगर आज ही लिया हो शाह भाई से और मैंने आज फर्स्ट टाइम ये अकाउंटिंग यहाँ पे लिखा है इससे, और अभी मैंने इसको लिखना शुरू किया है, डू यू थिंक ये 2 साल चल जाए? अगर मैं डेली मार्कर से पढ़ाऊँ ना तो 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में मार्कर खत्म हो जाते थे, क्योंकि बैक टू बैक अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस ले रहा होता हूँ। इवन मैं लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि सम टाइम तो सुबह से रात तक यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती है, तो उसमें अगर एक टीचर एक ही मार्कर बैक टू बैक यूज कर रहा है तो डेफिनेटली फिर उसके पास जो है वो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इज दिस करंट एसेट और नॉन करंट? करंट एसेट, ठीक है। नॉन करंट क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स आर दोस whose benefits are expected to last more than 1 year from the reporting date। जिसके बेनिफिट जिस दिन रिपोर्ट करें उस दिन से ऑनवर्ड 1 साल से ज्यादा हो। आप अपने घर पे नया स्पिरिट लगा दें तो क्या वो 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा? अब वो 10 साल भी चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। अब उसके फायदे जो है वो लॉन्ग टर्म है, तो ये आपका करंट एसेट नहीं है, नॉन करंट। वो एसेट्स जिनके अब ये लैपटॉप है, ये वंस हम परचेज कर लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है ना। मेरे पास दूसरा लैपटॉप है,
वो मैंने तकरीबन आज से वो 6-7 साल पहले लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चल रहा है, ये बैकअप पे रखा हुआ है। तो बात ये है कि हम ये जो चीजें परचेज करते हैं जिनके बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को जो फाइल शेयर की थी उसके सेकंड पेज पे आ जाए, और मैं अब एसेट की एग्जांपल पे बात करूंगा ताकि वो जो फर्दर क्वेश्चन है 11 to 15 वो भी क्लियर हो जाए। और ये टाइटल ऑफ अकाउंट से देखिए, अभी मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे और आपको क्विक थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं एसेट। एसेट को हमने कहा हम कितने हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, 2। नंबर 1 इज करंट और नंबर 2 इज नॉन करंट। अच्छा, नॉन करंट एसेट को फर्दर 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, पहले जरा करंट एसेट पे आ जाए। करंट एसेट पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है। नंबर 1 कैश, नजर आ रहा है सबको? आप लोगों के पास जो हैंडआउट है उसमें लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिखी है मैंने इसमें कैश। कैश आपका करंट एसेट है क्योंकि कैश आपका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कैश ऑफिस में रखा हुआ है तो बस अब रोज इसकी जियारत करोगे और ऐसे ही पड़ा रहेगा, 10 साल तक नहीं छेड़ोगे, ऐसा होता है? फौरन कैश रनिंग में है। करंट का मतलब होता है जो जारी, हम मतलब करंट सिचुएशन क्या चल रही है, करंट मार्केट क्या है, करंट वेदर रिपोर्ट क्या है। करंट का मतलब जो रनिंग में हो, राइट? कैश हो गया, बैंक हो गया। अब देखिए कुछ चीजें जो है ना वो डुअल कोर भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल सिंगल कोर की बात करेंगे। मतलब बैंक अकाउंट करंट भी हो सकता है और नॉन करंट भी। बैंक में एक अकाउंट होता है, शायद आपको पता हो, फिक्स डिपॉजिट, यानी बैंक बोलता है आपने आज पैसे रख दिए ना, अब आप 5 साल तक ये पैसे नहीं निकाल सकते। उस पर बैंक फिर इंटरेस्ट देता है। बहरहाल अल्लाह सबको बचाए, वो तो कुल्लू हराम है। बहरहाल बात ये है कि फिक्स डिपॉजिट जो है ना बैंक अकाउंट, फिर वो करंट नहीं कहलाता, वो क्या होता है? लेकिन बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट खुलवाता है? करंट अकाउंट। क्योंकि बिजनेसमैन को डेली पता नहीं कितने सारे चेक इशू करने, कितने सारे चेक डिपॉजिट करने। तो अब जैसे मेरा अकाउंट है, आप लोगों के भी शायद अकाउंट हो, कुछ लोगों के, तो हमारे आपके जो बैंक अकाउंट होते हैं वो कौन से अकाउंट होते हैं? बैंक आपको ऑप्शन देता है ना कौन सा अकाउंट खुलवाना है, हम कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों? ताकि उसको हम फ्लो में ट्रांजेक्शन कर सके, उसको हम रनिंग में रखें। तो हम ये जो टाइटल, एक बात ध्यान में रखिएगा, आज मेरा जो ज्यादा फोकस होगा लेक्चर का वो टाइटल ऑफ अकाउंट्स पे। एक होता है नेचर ऑफ अकाउंट्स और एक होता है टाइटल ऑफ अकाउंट। नेचर कितने हैं? 5। अकाउंटिंग की शरीयत में कितनी नेचर है? 5। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। टाइटल हजारों लाखों हो सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे तकरीबन एसेट के 15 टाइटल लिखे हुए, कुछ मैंने करंट एसेट में लिखे, कुछ टेंजिबल नॉन करंट में लिखे और कुछ इंटेंजिबल नॉन करंट। तकरीबन मैंने ये 5-5 लिखे तीनों में। तो एसेट के कितने टाइटल लिखे? 15। आप चाहो तो इसमें 15 और ऐड कर सकते हो। कुछ बहुत सारे मैंने नहीं लिखे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने मशीन नहीं लिखा, मशीन भी एसेट होता है। मैंने स्प्लिट नहीं लिखा, स्प्लिट भी आप, ठीक है। तो बहुत सारे आपके एसेट्स, टाइटल हजारों लाखों होंगे, लेकिन हर टाइटल की कोई ना कोई नेचर होगी। हम अभी टाइटल को फोकस कर रहे हैं और फिल वक्त में एसेट में कौन से टाइटल को फोकस कर रहा हूं? अच्छा, अब यहाँ पे अगला एक टाइटल लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, वैसे पूरी स्पेलिंग वहां लिखी हुई है अकाउंट रिसीवेबल। इसको डेटर भी कहते हैं, DEBTOR। यहाँ पे बी साइलेंट होता है और इसको डेप्टर नहीं पढ़ते, इसको डेटर पढ़ते हैं। अब ये डेटर कौन है? अकाउंट रिसीवेबल क्या है? देखिए इस वक्त दुनिया में जो बिजनेस, एक बात तो ध्यान में रखिएगा, हम जितनी भी बातें यहाँ पे करेंगे वो सारी बातें आपकी विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस होंगी, राइट? जितनी भी बातें हम यहाँ करेंगे वो सारी बातें आपकी विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस होगी। अच्छा, अब हमारे पास बिजनेस में इस वक्त दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े लेवल की बात कर रहा हूं मैं, वो ज्यादातर बिजनेस चल रहा है उधार पे। अच्छा, एक होता है डेबिट क्रेडिट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो अक्सर कॉमर्स वाले कहते हैं ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, नॉन कॉमर्स वालों ने सुना है, वो अलग है। एक क्रेडिट उधार को भी बोलते हैं। बाज दफा एक वर्ड के लास्ट क्लास में मैंने कहा था इंटरेस्ट का मतलब सूद भी है, इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी भी है, इंटरेस्ट का मतलब हिस्सा भी होता है। एक हम कहते हैं ऑल क्रेडिट गोज टू ऑलमाइटी अल्लाह, वो अलग है। तो यहाँ जो क्रेडिट है उस क्रेडिट का मतलब जो मैं यूज कर रहा हूँ उधार। इस वक्त दुनिया में बिजनेस किस पे हो रहा है? कैश पे या क्रेडिट पे? क्रेडिट पे। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बिजनेसमैन हूं, वैसे तो नहीं हूं, मिसाल ले रहा हूं, और मैं अगर एक बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा हूं
और मैं अपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स देता हूं। एक कस्टमर आया 5 लाख रुपए की गुड्स खरीदनी है, मैंने माल दे दिया उधार। अब मुझे ये बताएं, पैसा मुझे उससे लेना है, यस और नो? मैंने उसको गिफ्ट तो नहीं दिया। अब ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल है, इसका टाइटल क्या होता है? और जिसको मैंने कर्जा दिया है वो मेरा डेटर है। असल में ये DEBT एक वर्ड होता है, डेट, बी साइलेंट है। डेट का मतलब होता है कर्जा, और डेटर का मतलब होता है मकरूज, जिसको आपने कर्जा दिया है। कर्जा ही तो दिया है मैंने उसको, माल जो उधार दिया है वो क्या है? कर्जा है। मुझे उससे कितना पैसा लेना है? 5 लाख रुपए। आई एम इंटाइटल्ड टू रिसीव, दिस इज माई रिसीवेबल। शरीयत अकाउंटिंग में इसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। कुछ लोग अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ रिसीवेबल कहते हैं, कुछ लोग इसको डेटर कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए टाइटल जो है ना, समटाइम टाइटल बहुत ज्यादा मतलब एक ही सेंस के लिए, जिस तरह मैं एक तो मैं कहता हूं कि समटाइम एक वर्ड के मल्टीपल सेंस है। जिस तरह भी हमने इंटरेस्ट के 3 मतलब देखे, क्रेडिट के भी 2-3 मतलब। क्रेडिट का मतलब उधार, डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट अलग, क्रेडिट गोज टू ऑलमाइटी अल्लाह ये अलग। बाज दफा एक ही सेंस के लिए वी हैव मल्टीपल वर्ड्स। जैसे मैं शायद लास्ट वीक में कह रहा था, डिक्रीज का मतलब कम होना, डिक्लाइन का मतलब कम होना, रिड्यूस का मतलब कम होना, इनफैक्ट डिमिनिश पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, उसका मतलब भी कम होना। तो अब यहां पर भी सम टाइम ऑथर जो है वो अपने अपने व्यूज से वर्ड यूज कर रहे होते। कुछ बुक्स में लिखा होता है डेटर्स, खासतौर पे ब्रिटिश जो बुक्स होती हैं और यूके अप्रोच की, खासतौर पे ओ लेवल ए लेवल स्टूडेंट्स की या ACC स्टूडेंट्स की, वहां पे डेटर्स का वर्ड लिखा जाता है, डेटर्स। हमारे यहाँ लोकल बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल, कुछ लोग कहते हैं रिसीवेबल, कुछ लोग बोलते हैं ट्रेड डेटर, कुछ लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ऑल आर सेम, नो इश्यू एट ऑल। तो ये आप लोग भी इंशाल्लाह यूज टू हो जाएंगे, नॉन कॉमर्स वाले कॉमर्स के वर्ड्स के साथ। तो बहरहाल अकाउंट रिसीवेबल, सवाल ये पैदा होता है कि सर एसेट क्यों है और करंट एसेट क्यों है? व्हाई दिस इज नॉट नॉन करंट एसेट? तो भाई इस वक्त दुनिया में बिजनेस नो डाउट क्रेडिट पे तो चल रहा है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपका बिजनेस जो है वो आप आएंगे कस्टमर, चलो भाई 2 साल के बाद पैसे दे देना, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ लिमिट। हर ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट टर्म्स होती है, क्रेडिट पॉलिसी होती है। फॉर एग्जांपल मेरी क्रेडिट पॉलिसी है 30 डेज। मैं जहाँ जॉब करता था वहां शायद 45 डेज था। हमने इनवॉइस पे प्रिंट करवाया हुआ था 45 डेज। बाद लोगों की इनवॉइस पे प्रिंट होता है पेमेंट विद इन सो एंड सो डेज। तो नॉर्मल जो चल रहा है ना 30, 15, 45, 60, 75, 90 डेज दे दोगे यार, 3 महीने का क्रेडिट, ये भी बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि ठीक है क्रेडिट पे बिजनेस करो, बट डेज शुड बी लिमिटेड, मतलब बहुत ज्यादा आपने फ्लेक्सिबल उसको कस्टमर को नहीं करना। तो अब मैंने अगर 3 महीनों का भी क्रेडिट दिया तो क्या पैसा 3 महीने में मिल जाएगा? मिलेगा ना। मेरी रिसोर्स है, मेरे कंट्रोल में है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट सेल किए, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, पैसा जो आएगा, राइट। तो अकाउंट रिसीवेबल उसको क्या कहते हैं? डेटर्स। अगला वर्ड है यहाँ पे इन्वेंट्री। अब ये एक वर्ड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहते हैं उस प्रोडक्ट को जिसका आप बिजनेस करते हैं। इन्वेंट्री कहते हैं उस प्रोडक्ट को जिसका आप बिजनेस करते हैं। अब इसको गुड्स भी कहते हैं, GOODS, गुड्स। इसको स्टॉक भी कहते हैं। एक वर्ड हम यूज करते हैं स्टॉक, कुछ लोग बोलते हैं स्टॉक, कुछ लोग बोलते हैं गुड्स, कुछ लोग बोलते हैं मर्चेंडाइज, कुछ लोग बोलते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ऑल आर सेम, नो इश्यू एट ऑल, सारे एक्सेप्टेबल है, कुल्लू जाइज, राइट। गुड्स हो, स्टॉक हो, मर्चेंडाइज हो, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हो, ठीक है, ये सारे वर्ड जायज हैं, सब ऑल्टरनेट वर्ड्स हैं। अब ये एसेट क्यों है और करंट एसेट क्यों है? अब एक बात बताएं, आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं तो क्या आप इस नियत से लेकर आते हैं कि कस्टमर आएगा तो उसको बोल देंगे यार 2 साल के बाद आना? क्या आपको दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि कस्टमर आए और मेरी प्रोडक्ट एज सुन एज पॉसिबल सेल हो जाए और फिर मैं नई प्रोडक्ट लेकर आऊं फिर बेचूं? असल में प्रोडक्ट साइकिल चलती है, इन्वेंट्री टर्नओवर कहलाता है। आप पुराना माल बेचते हैं फिर नया मंगवाते हैं, जैसे ही आपका स्टॉक
आउट होने वाला होता है, खत्म होने वाला होता है, आप रीऑर्डर कर देते, फिर माल आता है, फिर वो खत्म होता है, रीऑर्डर कर देते। तो क्या ये सालों सालों में होता है या हर महीने हर कुछ दिन बाद होता है? हर महीने हर कुछ। और आज के दौर में खासतौर पे जिस दौर में हम रहते हैं, चीजें आपकी आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ स्टॉक, नियर टू एक्सपायर, क्या आउट ऑफ सीजन, ये बहुत सारे इश्यूज है। सीजनल प्रोडक्ट्स होती है, खासतौर पे गर्मियों की प्रोडक्ट कुछ और है, सर्दियों की प्रोडक्ट्स कुछ और है। अब ऐसा तो नहीं आपने प्रोडक्ट रख ली बस ठीक है 2 साल बाद बेचेंगे, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है ना, इज दिस करंट एसेट और नॉन करंट? नॉन करंट। लेकिन एक लैपटॉप बेचने वाले के पास जो लैपटॉप पड़े हुए हैं फॉर सेल, वो करंट एसेट। यहां एक बात ध्यान में रखिएगा, एक हम सुनते हैं और आप सबको पता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है, जैसी नियत वैसी अकाउंटिंग। अब अगर आपने नियत रखी है बेचने के लिए, देखिए एक बिजनेसमैन अपने ऑफिस में, मैं जहां जॉब करता था एचपी की प्रोडक्ट्स होती थी हमारे पास, एचपी के लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, हमारे पास इन्वेंट्री पता नहीं मिलियन बिलियंस की पड़ी हुई होती थी हर वक्त। तो क्या हम उसको करंट एसेट बोलते थे या नॉन करंट? क्योंकि वो इन्वेंट्री हमारे किस नियत से होती थी? हेल्ड फॉर सेल, नॉट हेल्ड फॉर यूज। हाँ, अगर हम कोई नया स्टाफ रखते थे, ऐसा हुआ हमने किसी को हायर किया, अब उसको लैपटॉप देना, हमने अपने स्टॉक से उठा के दे दिया लैपटॉप, वेयर हाउस से उठा के दे दिया लैपटॉप, अब वो नियत चेंज हो जाएगी, अब वो करंट एसेट से किस में चला जाएगा? हेल्ड फॉर यूज जो है ना वो नॉन करंट है, और हेल्ड फॉर सेल जो है वो करंट है। एक फर्नीचर बेचने वाला अपने आउटलेट पे अपने यूज के लिए फर्नीचर नहीं रखेगा, बिल्कुल रखेगा भाई। जो आपके कस्टमर्स आएंगे उनको आप ऑफिस में बिठाते हो, डील करते हो, सारी चीजें होती है। जितने भी फर्नीचर के शोरूम आउटलेट बने हुए, कभी आप वहां जाएं तो वो आपसे, खासतौर पे फर्नीचर के बिजनेस में, खासतौर पे शादी के वक्त लोग जब परचेज कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक बड़ी ऑर्डर होता है, फिर पूरी एक आपकी निगोशिएशन होती है, डीलिंग होती है। तो चलते फिरते ऐसे ही खड़े खड़े नहीं होती, आप उसको प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होता है, इवन आप उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, बैठते हैं, उससे डिस्कशन करते हैं। तो ये टाइम टेकिंग डिसीजन है, तो इसमें वो सारी चीजें आपको डिजाइन ऑर्डर कर रहा होता है। तो ऐसा तो नहीं सारी बातें खड़े खड़े हो जाएंगी, आप उसको एक सिटिंग अरेंजमेंट, आपका एक ऑफिस बना हुआ होता है, वहां बिठाते हैं वो सारी बातें। तो वो जो फर्नीचर ऑफिस में यूज हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा? नॉन करंट। लेकिन जो बेचने के लिए रखा हुआ है वो इन्वेंट्री है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, नेक्स्ट वी हैव प्री पेमेंट्स। अच्छा देखिए, मैं बार बार कुछ बातें आप लोगों को बताता हूं, फिर एक बात यहाँ पे कहूंगा प्री पेमेंट में, कि प्री पेमेंट भी डुअल कोर है। मतलब कुछ प्री पेमेंट्स ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म होती है। आपने फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेता हूं, अक्सर हम लोग सुनते हैं यार, आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करने के लिए अगर बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए आपने 4 साल की एडवांस फीस देनी है। अब वो 4 साल की एडवांस फीस का मतलब है आप वहां चले जाएंगे, आज आपने पैसे दे दिए, अब 4 साल तक आपको उनको पे, लेकिन 4 साल तक वो आपको सर्विस देंगे, वो आपका बेनिफिट 4 साल तक मिलेगा। तो अब ये आपका करंट एसेट है या नॉन करंट? हर वो एसेट, हर वो रिसोर्स जिसके बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो वो क्या है? नॉन करंट। लेकिन ज्यादातर अकाउंटिंग में जो प्री पेमेंट्स हम पढ़ेंगे, ज्यादातर खासतौर पे इस लेवल पे, वो कौन से मतलब कैटेगरी में काउंट होगी? करंट में। आपने एक 3 महीने का एडवांस रेंट दे दिया, अब 3 महीने का दिया है ना, करंट एसेट। आपने आईसीएमए को इस वक्त 6 महीने के लिए फीस पे की है, ऑलमोस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन होता है। वैसे तो मैंने कहा था पहली क्लास में कि वो कहा जाता है कि हर 2 महीने बाद पेपर है, तो आपका सेशन 2 महीने में एंड नहीं होगा, एटलीस्ट 4 साढ़े 4 महीने तो क्लास ड्यूरेशन है। भाई आप खुद अंदाजा लगा लें, 90 आवर्स है, वीक में हम 6 घंटे पढ़ते हैं, 1 महीने में 24 घंटे, 2 महीने में 48, 3 महीने में 72, 4 महीने में 96। ये तो मैं बगैर किसी मतलब एब्सेंट के काउंट कर रहा हूँ। समटाइम टीचर की भी मसरूफियत है, इंसान है, उसको भी कहीं जाना पड़ जाए वो ऑफ कर सकता है। जैसे मेरे लास्ट वीक में आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हुई थी, तो देखिए इंसान है, मजबूरी सबके साथ हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। तो बात ये है कि 4 साढ़े 4 महीने आपकी क्लास ड्यूरेशन, फिर आपकी प्रिपरेशन का टाइम, तो ये आपके अराउंड 5 to 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। अब बहुत सारे बच्चे शायद ऐसे भी हों इस क्लास में जिन्होंने आईसीएमपी को 100% पे कर दिया है, कुछ बच्चे हों शायद। वैसे तो आईसीएमपी शायद थोड़ा बहुत आपको रिलैक्सेशन भी देता है,
कि आप चाहो तो थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट वगैरह भी, लेकिन अगर आपने सारी फीस दे दी तो क्या आईसीए में आपको 3 साल तक 4 साल तक जो है वो सर्विस देता रहेगा? नहीं। कितने महीनों के लिए? मैक्सिमम 6 मंथ। इज दिस योर एसेट? क्यों? ये आपके रिसोर्स है, आपके कंट्रोल में। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट जो आपने पेमेंट किए, गेट पे आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको आईसीए की क्लास में बैठने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे आप टीचर से बेनिफिट ले रहे, टीचर से आप कोचिंग ले रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी प्री पेमेंट आपके लिए एक एसेट है। लेकिन कौन सा एसेट है? करंट। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कुछ चीजें, जिस तरह मैंने बैंक अकाउंट के बारे में कहा, इट कैन बी करंट, इट कैन बी नॉन करंट एज वेल। तो प्री पेमेंट्स आल्सो कैन बी नॉन करंट एज वेल, डिपेंड ऑन सिचुएशन। 3 साल की इंश्योरेंस कहीं आपने पे कर दी, अब वो इंश्योरेंस कंपनी 3 साल में खुदा ना खास्ता कुछ भी हो आपको बेनिफिट देगी नहीं देगी? अब ये करंट है या नॉन करंट है? तो ये सिचुएशन के मुताबिक चीजें आपकी वेरी कर सकती है। असल में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट बात करूं तो बात यह है कि भाई वो रिसोर्सेस जिनके फायदे फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट विद इन अ ईयर खत्म हो जाए, अकाउंटिंग की शरीयत में उनको करंट, और जिनके फायदे 1 साल से ज्यादा हो उनको नॉन करंट। अब आ जाए जरा नॉन करंट की तरफ, कुछ एग्जांपल इसकी भी डिस्कस करता हूं। नॉन करंट को मैंने 2 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ था, और आपने देखा होगा एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। अब ये जो टेंजिबल है और इंटेंजिबल है, इसका मतलब ये होता है कि वो एसेट जिनको आप देख सकते और वो एसेट जिनको आप नहीं देख सकते। टेंजिबल नॉन करंट एसेट और इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। पहले हम टेंजिबल की बात कर लेते हैं, वो जरा आसान होते हैं। टेंजिबल से मुराद जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप फिजिकली एग्जिस्टेंस के साथ देख सकते हैं। अब यहां पे मैंने कुछ वर्ड लिखे थे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर और मोटर व्हीकल, ऐसा ही है? अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे मैंने कहता है मशीन भी हो सकती है, स्प्लिट भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें, लैंड, बिल्डिंग, पी फॉर प्लांट और फर्नीचर और नेक्स्ट वी हैव मोटर व्हीकल। अब आप जरा गौर से देखिए, ये जो 5 वर्ड लिखे मैंने फिलहाल, ये टाइटल ऑफ अकाउंट है। इन 5 टाइटल को अगर आप गौर से देखें तो आप सबसे पहले चेक करें क्या ये 3 in 1 है। 3 in 1 मतलब 1 2 3। 1 is tangible, 2 is नॉन करंट, 3 is asset। पहली चीज देखिए, कोई भी एक वर्ड उठाए, फर्नीचर, ये क्लास में फर्नीचर रखा हुआ है, ठीक है। फर्नीचर क्या एसेट है? पहली बात पूरी हो गई। क्या इसके बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है? ठीक है, मैं कब से देख रहा हूँ ये चेयर्स। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा फर्नीचर भी हो अभी शायद जिसपे हमने भी बैठ के पढ़ा हो, ठीक है ना, बहुत पुराने पुराने कुछ एसेट भी हो सकते हैं। तो अब आप ये बताएं, ये फर्नीचर एसेट है नंबर 1। नंबर 2, एसेट होने के साथ साथ इनके फायदे 1 साल से, तो ये नॉन करंट भी है। नंबर 3, क्या आप इसको देख सकते हैं? अब आप ये देखिए, ये दिस इज टेंजिबल, जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको आप फिजिकल देख सकते हैं। तो ये जितने भी नाम लिखे इस वक्त आप मौजूद है, ये बिल्डिंग है, ये भी आईसीए का बहुत बड़ा एसेट है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इस पे आप चल के आए, नीचे जमीन, ऊपर बिल्डिंग, ये सब क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, मोटर व्हीकल, मशीन। दीज ऑल आर 3 in 1। टेंजिबल भी है, नॉन करंट भी है और एसेट भी है, रिसोर्सेज भी है, इनके बेनिफिट 1 साल से ज्यादा भी है और फिजिकली एग्जिस्टेंस रखते हैं। अब जरा चलते हैं, थोड़ा सा एक मुश्किल पार्ट है, सम टाइम ये पार्ट खास तौर पे नॉन कॉमर्स वालों को थोड़ा सा ट्रिकी ज्यादा लगता है। मैंने यहाँ पे कुछ 4-5 एग्जांपल दिए रिगार्डिंग इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। मतलब अब हम उन एसेट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो एसेट भी है, जिनके फायदे 1 साल से ज्यादा भी है, बट विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं पूछता हूं ना नॉन कॉमर्स वालों से, तो उनके जहन में फौरन एक वर्ड आता है जो मैंने सबसे पहले लिखा है, गुडविल। ठीक है, गुडविल, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। मैंने यहाँ पे 5 बातें लिखी है और इसमें कुछ लोगों को शायद
मेरा ख्याल है कुछ रिजर्वेशन भी होती है। कुछ लोग बोलते हैं सर ये लाइसेंस आपने लिख दिया, लाइसेंस तो सर हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल्स। तो मैं पहले यहाँ पे ये इसको लिख दूं, गुडविल सॉफ्टवेयर लाइसेंस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अच्छा अब जरा इधर देखिएगा, हमारे पास ये जो 5 चीजें हैं ना, गुडविल सॉफ्टवेयर लाइसेंस कॉपीराइट ट्रेडमार्क। गुडविल बेसिकली कॉमर्स वालों को शायद आइडिया होगा, नॉन कॉमर्स वालों को डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग गुडविल? व्हाट इज गुडविल? डू यू नो जी? और कौन है नॉन कॉमर्स? सर बिलाल भाई आप नॉन कॉमर्स है? कॉमर्स है जी। बिलाल डू यू नो व्हाट इज गुडविल? जी यस, आप कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका? अच्छा वेरी गुड, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है एंड एब्सोल्युटली शी इज राइट। आपकी रेपुटेशन, आपकी पीआर, पर्सनल रेपुटेशन, आपकी मार्केट में पॉजिटिविटी क्रिएट होना, आपका मार्केट में इमेज, आपका मार्केट में ब्रांड, वेव्स रिलायबल या वेव्स नाम ही काफी है, डॉलर्स रिलायबल है, ठीक है, दिल पसंद, हर दिल की पसंद। तो देखिए याद रखिए, ये जो कुछ ब्रांड होते हैं ना जिनके नाम से लोग आते हैं, जावेद निहारी, ठीक है, कुछ लोग हैं जो मार्केट में नाम कैप्चर कर रहे हैं अपना। लोग, आप दिल पसंद की शॉप पे चले जाएं, खास तौर पे माह रमजान, ईद उल अजहा, ईद उल फितर, बड़ा मुश्किल होता है वहां से मिठाई परचेज करना। हो सकता है आप सोचें यार कहीं और से खरीदूंगा, इतना मतलब रश है, इतना मतलब कुछ लोगों का एक ब्रांड, रमजान में इफ्तारी के टाइम चले जाए वहां पे बड़ा मुश्किल होता है वहां से इफ्तारी परचेज करना, क्योंकि लोग, हालांकि वो आपको ज्यादा चार्ज कर रहे हैं फिर भी लोग वहां जा रहे हैं। एक ब्रांड, आप कहीं जा रहे होते हैं, आपको मतलब पहली ख्वाहिश होगी यार दिल पसंद से मिठाई लेके, एक भरम होगा दिल पसंद की मिठाई आएगी। तो देखिए एक मार्केट में आपका पॉजिटिव इमेज क्रिएट होना, मार्केट में ब्रांड, मार्केट में लोग आपको अच्छे नाम से जानते हो, दिस इज नॉन एज गुडविल। गुडविल किसी पर्सन की भी हो सकती है, गुडविल किसी कंपनी की भी हो सकती है। हम यहाँ फिलहाल मैं बार बार कह रहा हूँ, हम जो बातें करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट से? बिजनेस के। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, राइट? अच्छा अब गुडविल नंबर 1 एसेट क्यों है? क्या ये एसेट की डेफिनेशन को पूरा उतरता है? बिल्कुल उतरता है। कैसे? देखिए हमने कहा एसेट इज अ रिसोर्स, गुडविल आपकी रिसोर्स है, आपके कंट्रोल में, आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, कस्टमर आते रहेंगे और कस्टमर बगैर मार्केटिंग के आएंगे, आपको मार्केटिंग करने की जरूरत, लोग आपकी मार्केटिंग करते हैं यार। आप कहीं जाते हैं, आपका अच्छा इमेज वहां से बनता है, तो आप 10 लोगों को जाके बोलते हैं यार वहां से खाना खाइएगा, वहां से मिठाई लीजिएगा, वहां आप जाइएगा एक दफा। तो अब आपको क्या, उसने पैसे दिए मार्केटिंग करने के? लोग पैसों से मार्केटिंग करवाते हैं, वो आप फ्री में उसकी मार्केटिंग, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी, विदाउट मार्केटिंग कस्टमर आ रहे हैं। क्यों? आपकी गुडविल है, वो आपकी रिसोर्स है, लेकिन वो गुडविल नजर, मैं आपको मिसाल दूं, दिल पसंद की गुडविल मैंने मिसाल दी आपको, ठीक है, मैं आपको विजिट पे ले जाऊं, चले आज आप दिल पसंद की दुकान का विजिट करते हैं और आपकी अकाउंटिंग चेक करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैंने सारे स्टूडेंट को खड़ा कर दिया वहां पे, मैंने जो है ना किसी एक स्टूडेंट से कहा कि ये बताएं, ये जो इतनी सारी स्वीट्स रखी है, डिफरेंट किस्म की मिठाइयाँ, इसको क्या कहेंगे? करंट एसेट तो, लेकिन क्या ये गुड इन्वेंट्री, ये क्या है उनकी? गुड सेल फॉर सेल, वो बेचने के लिए रखी गई ना भाई, इन्वेंट्री है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ यार ये दिल पसंद की शॉप पे इतने सारे ये जो फर्नीचर से मुराद रैक जिसमें इन्होंने मिठाई डिस्प्ले की है, ये हर काउंटर पे जो बंदा आजकल रखा हुआ है, उस हर काउंटर पे बंदे को लैपटॉप दिया हुआ है या स्क्रीन पे वो सारा स्लिप आपको निकाल के दे रहा है, अंदर जाओ तो बहुत सारे स्प्रिट लगे हुए हैं, तो ये सब क्या है? एसेट है, नॉन करंट, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है? नजर आ रहे ना? फिर मैं आपसे बोलूँ वो सर क्लास में कह रहे थे दिल पसंद की गुडविल भी है, वो कहाँ रखी है? वो नजर नहीं आ रही मुझे, आप लोगों को नजर आ रही है? नहीं। विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, याद रखना हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है पूरा, उसका नाम है इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। हमारे जो 25 चैप्टर्स हैं, आउट ऑफ 25 चैप्टर्स, वन ऑफ द चैप्टर का नाम है टेंजिबल नॉन करंट एसेट, एक चैप्टर का नाम है इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट, एक चैप्टर का नाम है अकाउंट रिसीवेबल, एक चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री,
एक चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। तो ये हम इंडिविजुअल चैप्टर्स आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इनिशियली अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये बातें आपको क्लिक होंगी। फॉर एग्जांपल देखिए, ये रहा डे 1 का मेरा लेक्चर जो था, आई थिंक इट वाज 16। ये देखिए, ये आपके सामने सिलेबस मौजूद है, और सिलेबस का मैं देख रहा हूँ चैप्टर नंबर 9 लिखा हुआ है टेंजिबल नॉन करंट एसेट। लुक एट दिस। चैप्टर नंबर 10 लिखा हुआ है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। ये है बैड डेट्स एंड रिसीवेबल्स, ये आपका अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरी, ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन। तो ये हम अभी तो इंडिविजुअल हेड्स की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपने आगे जाके डिटेल से इनकी अकाउंटिंग स्टडी करनी है। तो वो रिसोर्सेस, जो रिसोर्स तो हो, एसेट की डेफिनेशन को मीट करती हो, उनके बेनिफिट 1 साल से ज्यादा भी हो। क्या गुडविल शॉर्ट टर्म होगी? गुडविल तो लॉन्ग टर्म होती है, मतलब बेनिफिट्स उसके आपके बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग लाइफ बेनिफिट्स होते, बट विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह आ जाए सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। आपके इतने छोटे से मोबाइल फोन पे कितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या नजर आ रहे हैं वो आपको? मेरे सिस्टम पे विंडोज 10 है, MS ऑफिस है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिकली वन नोट है, जूम है। तो क्या ये नजर आ रहे हैं आपको? लेकिन आपको पता है ये एसेट्स आपकी रिसोर्स होती हैं। हम तो इंस्टॉल कर लेते हैं, आप परचेज करने जाओ ना, हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद सब कुछ मिल जाता है पायरेटेड। ओरिजिनल CD परचेज करो 1000 रुपए में मिलती है, 10, 15, 20 हजार रुपए की, और उसकी एक लाइफ होती है, उसकी एक विंडोज की होती है 10 साल की वैलिडिटी, 12 साल की, 15 साल की लॉन्ग लाइफ होती है, मतलब 1 साल से ज्यादा होती है। हम तो ये क्रैक वर्जन इंस्टॉल करते हैं, कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाता है। अब जैसे मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, इसमें एक PDF का, अक्सर जब मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ ना, अगर देखिए अभी मैं आपके सामने एक फाइल ओपन करूंगा, ये यहाँ पे एक एरर अक्सर जनरेट कर देता है। वो कहता है कि आपका ये एक्सपायर हो गया, आप इसको जो है ना रिन्यू करवा लें। ठीक है, तो बात ये है, सम टाइम ये एरर आ रहा होता है, और अभी शायद ये इसने, ये देखिए आगे लिखा हुआ एक्टिवेट नाउ, या कंटिन्यू करें क्रैक के साथ, योर नाइट्रो प्रो ट्रायल हैज, क्या लिखा हुआ है, एक्सपायर। ठीक है, बाय नाउ टू सेव 30%। बोले अभी प्रोमो चल रहा है, 30% पे आप ऑफ करके बाय कर लें। एक्टिवेट करवाना है आज, मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो अभी फिलहाल फ्री वाला यूज करना है। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया, लेकिन ये मैं ट्रायल वर्जन यूज कर रहा हूँ। बात ये मेरे भाई कि हमारे पास जो चीजें हैं वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये बाकायदा परचेज किए जाते हैं। मैं जहाँ जॉब कर रहा था वो तो ऐसी बात है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, HP की, ऐसी बातें प्रोडक्ट्स थी हमारे पास। तो हम जब लैपटॉप सेल करते थे तो हम जो, क्योंकि हमारे कस्टमर को चलते बढ़ते कस्टमर नहीं थे, हम तो सारी बड़ी बड़ी कंपनी से ट्रांजेक्शन करते थे, तो उनको जब हम लैपटॉप देते थे तो वहां पे वो हमसे सॉफ्टवेयर भी परचेज करते थे। और वो सॉफ्टवेयर 50-100 रुपए की CD नहीं होती थी, वो 10-15 हजार रुपए की सॉफ्टवेयर की CD होती थी, जिसकी एक लाइसेंस की के साथ होती थी, वो वैलिडिटी होती थी। तो याद रखे, सॉफ्टवेयर भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। आपका इतना छोटा सा मोबाइल का SD कार्ड होता है, कितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें, नजर आते हैं आपको? लेकिन वो आपकी रिसोर्स है, आपके कंट्रोल में है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। इसी तरह जो लाइसेंस, अच्छा लाइसेंस के हवाले से जो ना कुछ बच्चों की रिजर्वेशन ही होती है, सर देखें लाइसेंस तो मेरे हाथ में, ये देखें लाइसेंस, वो तो एक कागज के टुकड़े पे है। भाई कागज का टुकड़ा जो है ना वो सिर्फ एक परमिट है, वो एक रिटन एविडेंस है। अब मैं आपको मिसाल दूं, सपोज करें यहाँ टेबल पड़ी हुई है, ये टेबल एसेट है या नहीं? ये टेबल आपके लिए टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल? टेंजिबल में करंट है या नॉन करंट है? नॉन करंट। अच्छा, अब सपोज करें आप कमर्शियल इंपोर्टर है। कमर्शियल इंपोर्टर क्या होता है? जो प्रोडक्ट को किसी बाहर मुल्क से इंपोर्ट करता है, कमर्शियल इंपोर्टर। और कमर्शियल इंपोर्टर जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक अदद क्या दिया हो, लाइसेंस, कि आपको इस बात की इजाजत दी जाती है कि आप पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट बाहर मुल्क से इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर है, आप इंपोर्टर है, कमर्शियल इंपोर्टर है, आपके पास एक अदद क्या मौजूद है, लाइसेंस। आपने इसी टेबल पे जो कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट है वो लाइसेंस रख दिया ओरिजिनल। ठीक है, रात को ऑफिस में खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ,
आप ऑफिस में नहीं थे, सुबह आप पहुंचे तो आपने देखा कि वो जो आपकी टेबल है वहां पे कोई आग वाग लग गई, कुछ भी नहीं था, खाली एक टेबल था, एक लाइसेंस, और वो इतनी ज्यादा आग लगी कि लाइसेंस का नामो निशान होगा, सुबह जल के राख हो चुका है। क्या लाइसेंस है? कागज का टुकड़ा था, जल के राख हो गया। तो क्या अब आप कमर्शियल इंपोर्टर नहीं है? स्टिल यू आर कमर्शियल इंपोर्टर। वो तो एक खाली कागज का टुकड़ा तो एक प्रूफ के लिए होता है, रिटर्न एविडेंस। अब आप कहते हैं आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए जब सबसे पहला सवाल मेरा ख्याल है ये पूछा जाता है कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंट रूट्स हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं डायरेक्ट आप लेवल आपका चेंज हो जाता है, आप बजाय ऑपरेशनल लेवल के कहां से आते हैं? मैनेजर लेवल से। इफ यू आर इंटरमीडिएट तो आप ऑपरेशनल लेवल से। अगर आप मास्टर हैं, एमबीए आपने किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट 3 सेमेस्टर एग्जाम हो जाते हैं, डायरेक्ट मैनेजर लेवल 2 से आते हैं। तो बात यह है कि हमारे पास डिफरेंट रूट्स है। तो आपसे पहला सवाल होता है व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। मेजोरिटी यहाँ जो मौजूद है आप लोग कहते हैं आई एम इंटरमीडिएट। इस बात को प्रूफ करने के लिए कोई सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? आपकी मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर, बट वो पीस ऑफ पेपर आपका रिटर्न एविडेंस है, सोर्स डॉक्यूमेंट, आपकी बात को प्रूफ करने का जरिया। खुदा ना खासा किसी की मार्कशीट खो जाए तो अब वो हम कहेंगे ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये स्टिल वो इंटरमीडिएट है। भाई ये चीजें इंटेंजिबल है। ये आपको लगता है कि सर ये लाइसेंस तो हमारे हाथ में, देखिए हम ये टच कर रहे हैं, सर नजर आ रहा है, आप बोलते नजर नहीं आता। तो मेरे भाई वो जो गवर्नमेंट आपको एक स्टैंप लगा के देती है ना, वो सिर्फ एक प्रूफ होता है। कल को आपको कोई रोक लेना कि आप ये इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप उसको खाली ये कागज दिखा दीजिएगा, फिर वो आपको रोकेगा कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने परमिट दी है, इजाजत दी है। तो क्या अब समझ में आ गया लाइसेंस टेंजिबल है या इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। नेक्स्ट वी हैव कॉपीराइट ट्रेडमार्क। असल में ये जो कॉपीराइट ट्रेडमार्क होता है ना, ये जो हम फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुक लिखी तो उसका कॉपीराइट किसके पास है? ठीक है, पता चला आप में से किसी ने वो बुक में से सारा मटेरियल कॉपी किया और अपना नाम लिख के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, तो मैं केस कर सकता हूँ क्योंकि उसका ऑथर मैं हूँ, उसका कॉपीराइट मेरे पास है। तो ये कॉपीराइट जो होता है ना वो नजर नहीं आता, लेकिन वो मेरा बहुत बड़ा एसेट है। इसी तरह ट्रेडमार्क होता है, जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसमें एक ओरिजिनल की पहचान होती है, हर लोगो होता है। नोकिया का अलग लोगो है, आईसी में पाकिस्तान का एक लोगो है। अभी तो ये डाइस शायद पुराना है, वरना यहाँ पर भी फ्रंट पे डाइस पे वो लोगो बना हुआ होता है और उस पर बाकायदा लिखा होता है एस्टेब्लिश 1951। हर कंपनी का एक लोगो होता है, वो लोगो, वो ट्रेडमार्क, वो आपकी आइडेंटिटी है। लोग सिर्फ उसको देख के आपके पास आ जाते हैं क्योंकि ये पता चल जाते हैं हाँ ये इसका लोगो है। तो इसका मतलब है वो एसेट है, लेकिन वो कहीं रखा हुआ नजर नहीं आ रहा, आपका बहुत बड़ा एसेट है। वो कहते हैं ना तस्वीर की पहचान, पता नहीं क्या असली की पहचान, ये तस्वीर का निशान। तो ये बात बाज दफा क्या होती है कि ये आपको नजर तो नहीं आते, लेकिन ये आपके बहुत बड़े एसेट्स होते हैं, इसके बेनिफिट लॉन्ग टर्म होते हैं। तो ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग एसेट्स। कुछ टाइटल अब याद रखें, ये जो 15 टाइटल मैंने यहाँ लिखे, कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, गुडविल, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, these all are title of account. By nature these all are asset. ये एसेट के अलग अलग, देखिए एसेट एक नेचर है। अब जैसे मैं आपसे कहूं हमारी क्लास में बिलाल भी है, शायद आशिर भी है, आकिब नासिर है, और भी आयशा है, बहुत सारे। अब ये अलग अलग नाम है, लेकिन बाय नेचर यू ऑल आर स्टूडेंट्स। आपको जो पढ़ा रहे हैं मिस तस्कीन फातिमा भी है, सर सबाज भी है, सर गुलाम मुस्तफा भी है, ये हमारे अलग अलग नाम है। बाय नेचर वी ऑल आर फैकल्टी मेंबर्स। तो एक होता है टाइटल, एक होता है नेचर। नेचर इस वक्त आप सबकी सेम है। आप लोग शायद नोट करते हैं, मेरी एक आदत है शुरू से, पता नहीं क्यों बाज लोगों की आदत होती है, मैं जब मैसेज करता हूँ ना तो पहले तो सलाम, क्योंकि सलाम करना चाहिए, और मैं फिर कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स। शायद आपने नोट किया, ये मेरी आदत है। अब डियर स्टूडेंट्स यानी मैं सबको मुखातिब कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब हमारे लिए बराबर है, इक्वल है, स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह हमें कोई मैसेज ग्रुप में आता है, अभी 2-3 दिन पहले एक मैसेज आया, हमारा फैकल्टी का एक ग्रुप बना हुआ है, एक स्टूडेंट है हमारा पुराना 2019 का, गालिबन उसने कोई कंपटीशन यहाँ पे विन किया था, स्पीच कंपटीशन था, सुमेर नाम है। तो
उसका मैनेजमेंट को नंबर चाहिए था, उसको शायद आप बाहर भेज रहे हैं, मतलब कोई एशिया लेवल पे हो रही है आपकी कंपटीशन हो रहा है और उस बंदे को सिलेक्ट किया गया है। मैंने उसको पढ़ाया था, एफएफए भी पढ़ाया था, गालिबन एफए भी पढ़ाया है। तो ग्रुप में ये जो यहाँ पे अजीम भाई होते हैं, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, एडमिन में अंदर अजीम भाई होते हैं, उन्होंने ग्रुप में एक मैसेज दिया अभी 2-3 दिन पहले कि डियर फैकल्टी मेंबर या फैकल्टी मेंबर्स, एक स्टूडेंट की मैं आपको नाम बता रहा हूँ और थोड़ा सा याद करवा रहा हूँ कि 2019 में कंपटीशन में सुमेर नाम था, इसने विन किया था, इसका मोबाइल नंबर बन जा रहा है, हमें इससे कांटेक्ट करना है। अगर किसी फैकल्टी के पास इसका नंबर है तो वो हमारा एक पुराना स्टूडेंट था और उसको अब एशिया लेवल पे, साफा कहते हैं, साउथ एशियन फेडरेशन अकाउंटेंट्स, SAFA, उस लेवल पे कंपटीशन है, उसको भेज रहा है। तो फिर एक फैकल्टी ने उस पर जवाब दिया कि ये सर GM का स्टूडेंट है और सिटी कैंपस में सर GM ने पता नहीं कौन से ईयर का उसने बताया कि इनको पढ़ाया था, वो खुद भी मेरे स्टूडेंट है, यहाँ पढ़ाते, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था। तो बात ये है कि जब हम किसी को एक कॉमन नाम से पुकारते हैं तो वो सबके लिए होता है। अब एसेट एक कॉमन है, एसेट सब, लेकिन इस क्लासरूम में दे रहा है सो मेनी एसेट्स, फर्नीचर, स्प्लेट, सेवर्स, मल्टीमीडिया, व्हाइट बोर्ड, डाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब टाइटल हैं, लेकिन बाय नेचर दीज ऑल आर एसेट्स। मार्कर, पेन, ठीक है ना, ये रजिस्टर, ये बैग, कैलकुलेटर, सेलफोन, ग्लासेस, दीज ऑल आर एसेट्स। ये सब हमारे रिसोर्सेस हैं, सब हमारे जो ऑन करता है उसके कंट्रोल में है, और सब एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। 1 मिनट पहले भी खरीदा तो वो क्या हो जाता है, पास्ट इवेंट, और फिर इस्तेमाल कब कर रहे होते, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आने वाला 1 मिनट भी फ्यूचर है, याद रखना। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। एनी क्वेश्चन? जी नहीं, करंट एसेट में टेंजिबल इंटेंजिबल की बाइफिकेशन नहीं होती, बस वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आप कह सकते थे कि बैंक में भी पैसा पड़ा हो, वो भी आपका टेंजिबल ही कहलाएगा, जो आप पैसा निकालोगे वो करेंसी नोट आपके हाथ में है, वो टेंजिबल है, ठीक है जी। प्लांट क्या होता है? कभी किसी फैक्ट्री को विजिट किया है? किसी चैनल पे, कोई मूवी में, कोई ड्रामे में कोई फैक्ट्री देखी है? उस फैक्ट्री में बड़े बड़े प्लांट लगे हुए होते, वो प्लांट क्या रिसोर्स नहीं है उनकी? वो क्या 2 दिन में खत्म हो जाते हैं? तो पता नहीं कितने पुराने पुराने प्लांट लगे हुए होते, 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल चल रहे होते, तो वो प्लांट उनका एसेट नहीं है, टेंजिबल है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। क्लियर हो गया जी? एनी मोर क्वेश्चन? नो? जी बोले। बैंक अकाउंट में पैसे अच्छा, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है नॉन कॉमर्स है? नॉन कॉमर्स। नाम क्या है आपका? शाहनवाज भाई, बात ये है कि अभी मैं ड्यूरिंग लेक्चर एक बात कह रहा था कि हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन, तो मेरा ख्याल है आपका बैंक अकाउंट है शायद, ठीक है। असल में बैंक आपके अकाउंट को डेबिट भी करता है, क्रेडिट भी करता है। असल में डेबिट क्रेडिट का मतलब, पहली बात तो ये जहन से निकाल देना, प्लस माइनस नहीं होता। डेबिट क्रेडिट का मतलब प्लस माइनस, मैं हो सकता है आज की क्लास में या कल की क्लास में, आज तो मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं भी टाइटल डिस्कस करूंगा, कल से प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह, और मैं चैप्टर नेक्स्ट का हैंड आउट आज दोपहर में, शाम में आपको इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, डबल एंट्री, डेबिट क्रेडिट के रूल्स। तो एक हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, वो कुछ और है, बैंक जो अपने पास डेबिट क्रेडिट करता है ना, इन शॉर्ट फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूं, बैंक आपके अकाउंट को अगर डेबिट करता है ना, तो आपके अकाउंट से पैसे माइनस हो रहे हैं, और क्रेडिट करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। इसकी लॉजिक भी क्लियर करूंगा, अभी चूंकि मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ाया इसलिए नहीं बता रहा हूं। वैसे सुन ले, अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपको एक मैसेज आता है, योर कस्टमर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ ₹100,000, तो इसका मतलब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए। आप एटीएम से 10,000 रुपए निकालो, आपको फौरन एक मैसेज आएगा, डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ₹10,000। आपने 10,000 रुपए निकाल लिए, आपका बैलेंस 10,000 रुपए मजीद कम हो गया है, ठीक है? गॉट इट? ओके नाउ जी। हाँ, कॉपीराइट का मतलब ये होता है
कि जो आपकी एक चीज जिसको आप ऑन करते हैं उसको कोई यूज नहीं कर सकता। अब EBH अगर मैं प्रोडक्ट एक जूते बनाऊं और उसमें EBH प्रिंट करके बेच सकता हूँ, वो कॉपीराइट मेरा, EBH मुझ पे क्या कर देगा, केस। लेकिन वो कॉपीराइट कहीं नजर नहीं आता, लेकिन उनका एसेट है, मतलब आप उनके ब्रांड को कॉपी नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू सेकंड वन एंड दैट इज लायबिलिटी। हम लायबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और लायबिलिटीज के भी कुछ मैंने आप लोगों को क्या बताए थे, लायबिलिटीज के भी मैंने आप लोगों को कुछ टाइटल व्हाट्सएप जो फाइल की थी, ये टाइटल डिस्कस तो नहीं किया था ना मैंने, लास्ट क्लास में तो खाली डेफिनेशन डिस्कस की थी। और लायबिलिटीज के कुछ टाइटल है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लायबिलिटी ऑब्लिगेशन arises from past event, settlement of which is expected to an outflow from the entity. लायबिलिटी को भी हम कितने हिस्सों में ब्रेक कर रहे होते, दो। लायबिलिटी के बारे में लिखा होता है कि कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नंबर 1 इज एंड नंबर 2 इज। अब अगेन अगर हम बात करें कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज उन लायबिलिटीज को कहा जाता है जो आप पे करें विद इन अ ईयर, वो आपके वाजिबात, वो आपके वाजिबुल अदा जिनको अदा करने के लिए आपको समय 1 साल से ज्यादा का दिया जाए, उसको कौन सी लायबिलिटी कहा जाता है, करंट। तो 1 साल से ज्यादा का दिया जाए तो नॉन करंट, और जिसमें समय विद इन अ ईयर दिया जाए वो करंट। दो किस्म की लायबिलिटीज है, करंट और, यहाँ पे कोई टेंजिबल और इनटेंजिबल की टेंशन नहीं है। दो किस्म की लायबिलिटीज है, नंबर 1 इज करंट एंड नंबर 2 इज नॉन करंट, राइट। करंट लायबिलिटीज वो है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी आपको लिख के दी है। करंट लायबिलिटीज 1 which the entity expects to pay off within 1 year from the reporting date. For example, मेमन भाई से अगर मैंने 5,000 रुपए उधार लिए और मैंने इनसे कहा कि मैं आपको 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, इज दिस करंट लायबिलिटी और नॉन करंट? करंट। विद इन अ ईयर जो पेबल है वो करंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक में गया और बैंक से मैंने कहा कि भाई मुझे 3 साल के लिए पैसा चाहिए उधार, तो बैंक ने अगर मुझे दे दिया, इज दिस करंट लायबिलिटी और नॉन करंट? नॉन करंट। नॉन करंट की डेफिनेशन है one which the entity expects to settle after 1 year from the reporting date. रिपोर्टिंग डेट का मतलब होता है जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हो उस दिन से ऑनवर्ड टाइम काउंट होना शुरू होगा, काउंटडाउन शुरू होगा उस दिन से टाइम, यानी आपके पास वो ऑब्लिगेशन, आपके वो वाजिबात, आपके वो वाजिबुल अदा जिनको अदा करने के लिए समय 1 साल के अंदर का दिया जाए शरीयत अकाउंटिंग में उनको, और वो वाजिबात, वो वाजिबुल अदा जिनको पे ऑफ करने के लिए समय 1 साल से ज्यादा का दिया जाए उनको नॉन करंट लायबिलिटी कहा जाता है। अब जरा करंट लायबिलिटीज की एग्जांपल में सबसे पहले मैंने लिखा होगा अकाउंट्स पेबल, ऐसे ही है। अब ये वहां पे था अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पर क्या है, अकाउंट्स पेबल। भाई एक बंदा सेल कर रहा है तो दूसरा बंदा परचेज कर रहा है। मैंने भी कहा था एक बंदा आया, कस्टमर आया, मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, मैंने उसको 5 लाख रुपए का माल दे दिया उधार, तो 5 लाख रुपए मुझे रिसीव करना है, तो उसको 5 लाख रुपए पे करना है। वो मेरा डेटर है, मैं क्रेडिटर हूँ। वो कर्ज ख्वाह है, सॉरी कर्जदार है, मकरूज है, मैं कर्ज ख्वाह, मैंने उसको कर्जा दिया है, राइट। एक कर्जा देने वाला होता है, कर्जा लेने वाला होता है। तो याद रखे वहां पे डेटर था, यहाँ पे अकाउंट पेबल को क्या कहते हैं, क्रेडिटर। क्या कहते हैं, यस, क्रेडिटर। और ये सारी बातें हैंडआउट में हाजा मौजूद, आप हैंडआउट को भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पे मौजूद है, कुल्लू मौजूद, राइट। क्रेडिटर्स, डेटर क्रेडिटर्स। मैंने मेमन भाई को 5 लाख रुपए की गुड्स उधार पे दे दी, मुझे पैसा लेना है इनसे, दिस इज माय अकाउंट रिसीवेबल, माय एसेट। मेमन भाई की क्या है ये, अकाउंट्स पेबल, ही इज लायबल टू पे, दिस इज हिज लायबिलिटी।
he has an obligation to pay 500,000 within 1 month. 30 डेज का क्रेडिट दिया है। मेमन भाई ख्याल रखना, ठीक है भाई। तो भाई मेरे पास 5 लाख का रिसीवेबल है, इनके पास 5 लाख रुपए का पेबल है। मेरा एसेट है, इनकी लाइबिलिटी है। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद आ जाए वेजेस पेबल। वेजेस पेबल, सैलरीज पेबल। अगर आपने मजदूर की मजदूरी, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले नहीं दी, तो दिस वुड बी योर लाइबिलिटी एज वेल। आपने एक एम्प्लॉय को पूरा महीना काम करवा दिया, पूरा महीना गुजर गया, लेकिन आपने उसके पैसे उसको नहीं दिए, तो वो पैसे उसके लिए क्या बन जाते? लाइबिलिटी। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आज क्या तारीख है? 23। अच्छा, हर कंपनी की कट ऑफ 30 नहीं होती, याद रखिएगा। मतलब हर कंपनी की सैलरी 30 तारीख के बाद नहीं बनती। हमारे यहाँ आईसीए में, पाकिस्तान में, हमारी जो सैलरी बनती है फैकल्टीज की, वो 20 तारीख कट ऑफ है, 20 तारीख के बाद। अब जो मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ ना, ये सैलरी मुझे अगले महीने के बाद मिलेगी। अब जो मुझे चेक मिलेगा वो कौन सी तारीख तक का होगा? 20 सितंबर तक का। तो क्या मैंने 20 सितंबर तक पढ़ा दिया? बिल्कुल पढ़ा दिया भाई। पिछले 21 अगस्त से लेके 21 अगस्त से लेके 20 सितंबर, ये पूरा महीना कहलाता है हमारा। अब जो मुझे चेक मिलेगा इस टाइम का मिलेगा। तो क्या मैं इस टाइम पीरियड में पढ़ा चुका हूं? लेकिन जाहिर सी बात है, चेक बनने में 4-5 दिन, 6-8-10 दिन लग जाते हैं। तो आज तो 23 तारीख है, अभी चेक नहीं मिला, तो क्या वो पैसे आईसीएमए की लायबिलिटी हो गई है? बिल्कुल। जब सर्विस दे चुका हो ना बंदा, तब लायबिलिटी बनती है, उससे पहले लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक जगह बात करके आ गया, कल से ट्यूशन पढ़ाने जाऊंगा, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो क्या उनकी लायबिलिटी हो गई? मैंने पूरा महीना ट्यूशन पढ़ा दिया, आज 30 तारीख है, मैं उनके घर पे होम ट्यूशन पढ़ाने गया, मैंने बोला यार आज तो पैसे मिलेंगे। पता चला वो स्टूडेंट ने कहा, वो पप्पा ने कहा है कि वो अभी सैलरी आएगी 5 दिन के बाद, तो आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते देंगे। इसका मतलब है अब वो अमाउंट मैं पूरा महीना पढ़ा के आज उनके घर से निकल गया, मेरे लिए वो एसेट है, इनके लिए वो, मेरे लिए वो रिसीवेबल, फीस रिसीवेबल, उनके लिए फीस पेबल, सैलरीज रिसीवेबल, सैलरीज पेबल। तो याद रखे, यहाँ पर वेजेस पेबल का वर्ड इसलिए यूज किया गया है, ये उस वक्त होगा जब आपके एम्प्लॉय ने अपना काम कर दिया हो, उसने आपको सर्विस दे दी हो, बट आपने उसका पैसा पे ना किया हो। इज दैट क्लियर? देन वी हैव अनदर टाइटल एंड दैट इज इनकम टैक्स पेबल। अब ये देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपको पता है मुझे पढ़ाने पे भी गवर्नमेंट को क्या देना होता है? टैक्स। तो ये गवर्नमेंट कहती है सर जीएम, आप प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहरी हैं और आप प्यारे पाकिस्तान की फिजाओं में पैसा कमा रहे हैं, तो उस पैसे पे आपने हमें हर महीने क्या देना है? टैक्स। अभी जो मुझे सैलरी मिलेगी ना, उसका 10%, मेरा 10% टैक्स रेट है। 10% किसको चला जाएगा? हाँ, ये लोग मुझे 90% देते हैं, 10% माइनस करके। मुझे क्या, सारे फैकल्टीज को 10% हमारा टैक्स रेट है। सर्विस सेक्टर में 10 और 20% होता है। 10% उनका होता है जो फाइलर है, जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। टीवी में आता है ना, रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अभी 30 सितंबर है आखिरी। तो जो नॉन फाइलर होते हैं उनका रेट ज्यादा होता है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर हूं, अपना रिटर्न हर साल फाइल करता हूं, तो मुझे ये कितना % टैक्स काट के देंगे? 10%। यानी 10% आईसीए में अपनी जेब में नहीं रखेगा, आईसीए में किसको जमा कराएगा? और गवर्नमेंट उनको एक सर्टिफिकेट देगा, गवर्नमेंट की उस पर बार कोड सब कुछ होगा, वो मैं चेक भी कर सकता हूँ गवर्नमेंट की वेबसाइट से। वो सर्टिफिकेट किसको दे देंगे? वो मुझे दे देंगे कि सर ये हमने आपका टैक्स जमा करवा दिया। अब ये बताओ, पिछला पूरा महीना पढ़ा दिया मैंने, तो मेरे पैसे हलाल हो गए, अभी मिले तो, लेकिन उन पैसों का टैक्स भी मेरे ऊपर क्या बन चुका है? लायबिलिटी, टैक्स पेएबल। जब पे कर दूंगा तो लायबिलिटी खत्म। और ये करंट क्यों है? गवर्नमेंट कहती है जिस महीने कमाओ अगले महीने के 15 से 20 दिन में आप, तकरीबन गवर्नमेंट ने 15 या 20 दिन का टाइम दिया हुआ है, नेक्स्ट 15 to 20 डेज में आपने पे करना है, वरना फिर वो आपके ऊपर जो है ना एक ईमेल आ जाएगी, आपको कुछ, फॉर एग्जांपल रिटर्न हर साल फाइल करना होता है, अगर मैं फाइल नहीं करूं तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे क्या आ जाती है? हमारा अकाउंट बना हुआ है, एफबीआर पे एनटीएन नंबर होता है, जब हम एनटीएन नंबर, नेशनल टैक्स पेयर नंबर, तो उस पर जब हम जाके लॉगिन होते हैं यूजर आईडी पासवर्ड से, तो वहाँ ईमेल आई भी होती है कि सर आपने अपना रिटर्न जमा, आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लग गई है, तो काइंडली इसको आप जमा करवा दें।
तो ये जो टैक्स पेबल है, इसी तरह एक और यहाँ पे टाइटल लिखा है रेंट पेबल। तो ये जो रेंट पेबल है ये भी आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो ये सारी चीजें आपकी लाइबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल, वेजेस पेबल, इनकम टैक्स पेबल, रेंट पेबल। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बड़े कम टाइटल अभी आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन ये सारे वो टाइटल है जो इस पेपर पे आपने बहुत ज्यादा फेस करने हैं। इस लेवल पे ये सारे टाइटल आपने बहुत ज्यादा फेस करने हैं, इसलिए मैं इन टाइटल को बहुत ज्यादा फोकस करके चल रहा हूँ। रेंट पेबल, टैक्स पेबल, और भी हो सकता है इंटरेस्ट पेबल, अकाउंट पेबल, सैलरीज पेबल। हर वो अमाउंट जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बन चुकी है और विद इन अ ईयर आपने पे करनी है, तो वो शरीयत की अकाउंटिंग में क्या कहलाती है, करंट। नॉन करंट इज वेरी सिंपल, हर वो लायबिलिटी जिनको पे करने के लिए समय 1 साल से ज्यादा का दिए जाए। पहला तो नाम ही काफी है, लॉन्ग टर्म लोन, लंबे अरसे के कर्जे। आपने बाज दफा किसी से कर्जा लेना होता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, आप उसके पास जाते हैं, आप कहते हैं कि यार आप मुझे जो है ना 2 लाख रुपए दे दें, मैं आपको 2 लाख रुपए जो है वो 3 साल के बाद दे दूंगा। तो अब ये 3 साल के बाद दे दूंगा, इज दिस योर करंट लायबिलिटी या नॉन करंट? लॉन्ग टर्म लोन, लंबे अरसे के कर्जे। अब ये जो 1-2 वर्ड है ये थोड़े से आपके लेवल पे अभी इतने ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बस वो कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बस ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ऐड किए डिबेंचर्स पेबल। अब ये कुछ कॉमर्स वालों को थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन नॉन कॉमर्स वाले बड़े परेशान हो रहे हैं कि सर ये डिबेंचर्स क्या होता है। देखिए असल में डिबेंचर्स, कंपनी जो होती है ना, कंपनी को बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा चाहिए ना, कारोबार करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब कंपनी के पास वन ऑफ दी ऑप्शन होता है कि मार्केट में शेयर्स दे और आवाम से क्या ले ले, पैसा। और एक और ऑप्शन होता है बजाय शेयर्स देने के डिबेंचर्स दे। क्या दे, हाँ डिबेंचर्स क्या है, कागज का टुकड़ा, पीस ऑफ पेपर। शेयर देखा कभी आपने, शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, शेयर। हम कहते हैं ना कि ये एक वर्ड होता है, कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, दानिश साहब ने शेवार केमिकल के शेयर परचेज कर लिए, तो भाई ये शेयर क्या है, कभी देखा किसी ने शेयर, नहीं देखा। कागज का टुकड़ा होता है, पीस ऑफ पेपर। वो कागज का टुकड़ा कंपनी अवाम को देती है और अवाम कंपनी को दूसरा कागज का टुकड़ा देती है जिस पर बाबा कौम की खूबसूरत सी तस्वीर बनी हुई होती है और उस तस्वीर से सारे काम होते हैं, जिसको हम पैसा कहते हैं। पीस ऑफ पेपर एक्सचेंज होते हैं। कभी आप जाओ ना स्टॉक मार्केट, स्टॉक खरीदने, स्टॉक बोले तो शेयर्स। अब वो स्टॉक अलग था जो हमने अभी कहा इन्वेंट्री को, यहाँ पे स्टॉक फिर आ गया। ये स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये शेयर्स का ऑल्टरनेट वर्ड है, स्टॉक शेयर्स को कहते हैं। अब आपको शेयर खरीदने तो आप कहाँ जाओगे, स्टॉक एक्सचेंज। खाली जाओगे, पैसा लेके जाओगे। उसने भी वो अब्बा का फ्लैट बेचा था ना, दानिश ने, अब्बा हब में आते थे तो फ्लैट बेच के उसने पता नहीं कोई 73 या पता नहीं 78 लाख इसके पास आए थे, वो पैसे उसने दिए। तो आप मार्केट में जाते हो मेरे भाई, पैसा लेके शेयर खरीदने, आप बाबा कौम की तस्वीरें देकर आते हो, दूसरे कागज के टुकड़े वो आपको दे देते। कैसे पता चलेगा कि आपने शेयर खरीदे, कोई एविडेंस होगा? वो कागज के टुकड़े, शेयर सर्टिफिकेट, इस बात का एविडेंस है यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑन शेयर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने पीस ऑफ पेपर एक्सचेंज किया, कंपनी आपके पैसों पे क्या करेगी, बिजनेस करेगी, और आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, हिस्सेदार। और कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से आपका हिस्सा भी आपको देगी। इसी तरह एक और होता है, कंपनी बजाय शेयर इशू करने के क्या इशू करती है, डिबेंचर। ये भी वही है, ये भी कागज का टुकड़ा है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। शेयर जो खरीदता है ना वो कंपनी का शेयर होल्डर होता है, शेयर का मतलब हिस्सा, यस ऑनर। लेकिन जो डिबेंचर है कौन, यस, लेकिन जो डिबेंचर खरीदता है वो कंपनी का ऑनर। डिबेंचर सिर्फ ऐसा है कि उसने कंपनी को कर्जा दिया है बस, लेकिन वो कर्जा लेस देन 1 ईयर नहीं होता। डिबेंचर का कर्जा 8 साल, 6 साल, 5 साल। कंपनी आपको आज बता देगी, ये अब आपको डिबेंचर दे तो रहे, आप हमें 5 लाख रुपए दे रहे हो, लेकिन ये 5 लाख 5 साल के बाद मिलेंगे। अब आप बोलेंगे सर हम बेवकूफ है जो 5 लाख रुपए दे दें इनको 5 साल के लिए। वो 5 लाख पे हर साल आपको क्या दे रहा होगा, इंटरेस्ट, वही सूद।
जिस तरह बैंक में पैसा रखवाते हो 5 साल के लिए, तो हर साल बैंक क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। तो इसी तरह बार दफा लोग बैंक में रखवाने के बजाय कंपनी हो सकता है आपको बैंक से अच्छा इंटरेस्ट का रेट दे रही हो, बैंक 10% दे रहा है, कंपनी 12% दे रही है, आप किसके पास जाओगे? कंपनी के पास ना, आपको ज्यादा। तो अब आपने कंपनी को पैसा दिया 5 लाख रुपए, उसके अगेंस्ट कंपनी ने आपको कागज का टुकड़ा दे दिया ताकि ये सबूत आ जाए कि हाँ आपने हमें 5 लाख दिए। वो कागज का टुकड़ा क्या कहलाता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या कहलाता है? एक होता है शेयर सर्टिफिकेट, एक होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। लेकिन जो शेयर खरीदता है वो कंपनी का ऑनर होता है, लेकिन जो डिबेंचर खरीदता है वो कंपनी का ऑनर नहीं, क्रेडिटर है। कंपनी का कर्ज हुआ है, कंपनी को उसने कर्जा दिया है, और कितने टाइम के लिए दिया है? लॉन्ग टर्म। तो वो कंपनी की कौन सी लायबिलिटी है? करंट या नॉन करंट? ओके। नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा था डेफर्ड टैक्स। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने यू टर्न ले लिया, कभी आप कहते हैं कि टैक्स करंट लायबिलिटी है और यू टर्न लेके आप कहते हैं कि टैक्स नॉन करंट लायबिलिटी है। तो याद रखिए ये डेफर्ड टैक्स अभी आपने घबराना नहीं है, ये बहुत आगे की चीज है। जब आप इंशाल्लाह थोड़े बड़े हो जाएंगे, लेवल 4 पे आएंगे ना, जब डेफर्ड टैक्स इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा। डेफर्ड का मतलब होता है किसी चीज को आगे कर देना, किसी चीज को डेफर्ड कर देना। डेफर्ड का मतलब किसी चीज को आगे कर देना। तो बाज दफा कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट आपको कहती है आप 2 साल बाद देना, आज नहीं दो। कब देना? गवर्नमेंट ने टैक्स को क्या कर दिया? डेफर्ड, किसी चीज को आगे कर देना। तो आपकी लायबिलिटी तो है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए कितने साल के बाद देना? अब ये करंट लायबिलिटी है नॉन करंट? नॉन करंट। वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, वो भी आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन डेफर्ड का जनरल मतलब होता है किसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैं केस सुनाऊं कि अभी लास्ट पेपर हो रहे थे अभी इसी महीने, पिछले महीने और इस महीने, इनफैक्ट इसी महीने में शायद पेपर था एक बच्चे का, और मुझे अचानक किसी की कॉल या मैसेज आता है कि सर वो बच्चा मेरा जानने वाला है और उसका ये इशू हो गया है कि गालिबन एक्सीडेंट हो गया उसका, और वो हॉस्पिटल में आगा खान में पेपर नहीं दे सकता, लेकिन फॉर्म सबमिट किया हुआ था। अब उसकी फीस ज़ाया हो जाएगी, तो काइंडली सर अगर आप एग्जाम डिपार्टमेंट में बात कर लें उसकी फीस डेफर्ड हो जाए। डेफर्ड से क्या मुराद है? अगले सेमेस्टर में यूज हो जाए। मैंने एग्जाम में कॉल की, उस बच्चे ने मुझे अपना पूरा, बच्चे से मुराद जो मुझे बीच में पर्सन था जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वो भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर है बहरहाल, तो उन्होंने मुझे उस बच्चे की जो आगा खान की एक होती है ना मेन रिपोर्ट जिसपे उसका एडमिशन कब हुआ, इसका ये मतलब एडमिट कब हुआ, वो सारे उसका नाम वगैरह आ रहा था, वो भेज दिया। और जो भी उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो भेज दिए। इवन जो उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका था वो भेज दिया। अगले दिन गालिबन पेपर था उसका, अगले दिन या एक दिन बाद। 2 पेपर थे उसके, कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक्स थे मेरा ख्याल है, अकाउंटिंग एग्जाम होगा मेरा ख्याल है उसका। तो मेरे पास वो चीजें आई और फिर वो मैंने आगे कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की। मैंने एग्जाम में कॉल की, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा केस हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोई सीरियस केस होता है ना तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते, तो आप ये एविडेंस भेज दें। बाहर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था उसको एक्सेप्ट। तो बात ये है कि उसकी फीस क्या हो जाएगी फिर? डेफर्ड। अब उसकी फीस कब इस्तेमाल हो जाएगी? अगले। डेफर्ड हो गई आगे। अब ये तो चलो शॉर्ट टर्म है, लेकिन जो डेफर्ड टैक्स होता है ना वो 1 साल नहीं 2, 3, 4, 5 साल में जाके एडजस्ट होता है, उसमें टाइम टेकिंग होता है। जब मैं आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह डेफर्ड टैक्स पढ़ेंगे, मैं सेमेस्टर 4 में पढ़ाता हूँ डेफर्ड टैक्स, तो वहां पे हम डेफर्ड टैक्स को किसके तौर पे रिकॉर्ड करते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो पेमेंट कब होती है? आगे के सालों में जाके। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, असल में है, हाँ ये तो आपका करंट है। हाँ असल में डेफर्ड ये होता है, बाज़ दफा जो है ना अकाउंटिंग की शरीयत और टैक्स की शरीयत में आपस में तजाद हो जाता है। देखो अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं इंटरनेशनल, आपको पता है प्यारे पाकिस्तान का अपना टैक्स ऑर्डिनेंस भी है। तो बाज़ दफा अकाउंटिंग और टैक्स की शरीयत में क्या हो जाता है? आपस में इख्तिलाफ हो जाता है। अकाउंटिंग कहती है कि आपको ये टैक्स इसी साल देना है, गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं हमारी शरीयत के मुताबिक टैक्स आपको हाँ 2 साल बाद देना है। तो हम उसको अकाउंटिंग की बात को मानते हुए पे तो नहीं करते, लेकिन क्या बना देते हैं? लायबिलिटी। और कितने साल के बाद देना है? तो कौन सी लायबिलिटी बना देते हैं? नॉन करंट। बात दफा देखो इख्तिलाफ तो हर जगह होता है। हमारे यहाँ पिशावर में एक दिन पहले चांद नजर आता है, हम अगले दिन मना रहे होते ही। तो भाई इख्तिलाफ तो हर जगह पे होता है, तो शरीयत में इख्तिलाफ।
बाज़ दफा कुछ उलमा किराम कहते हैं कि ये प्राइस बॉन्ड सही है, कुछ शरीयत के उलमा कहते हैं सही नहीं है। शेयर्स में भी यही है, कुछ उलमा किराम कहते हैं कि सही है, कुछ उलमा किराम मना करते हैं। तो आपस में इख्तिलाफात तो ये कॉमन है, होते हैं, ठीक है। चले आगे। अगला वर्ड है, क्या नाम है, नॉन करंट लीज ऑब्लिगेशन। नॉन करंट लीज, आपको पता है लीज क्या होता है? ये लीज वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हैं, इस लीज को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। उर्दू में लिख लिया आप इंस्टॉलमेंट। लीज का मतलब क्या है? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट तो समझते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल आपने आज एक गाड़ी खरीद ली, 20 लाख रुपए की गाड़ी है, और 4 साल आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, हर साल 5 लाख रुपए देने। कितने देने? हर साल 5 लाख रुपए देने हैं। वो गाड़ी कितने की है? 20 लाख की। तो 5, 10, 15, 20, कितने साल लगेंगे? तो क्या आपकी लायबिलिटी नहीं है? है ना। गाड़ी लेकर आ गए, पैसा नहीं दिया, पैसा कितने साल में दोगे? इज दिस योर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट? नॉन करंट इंस्टॉलमेंट ऑब्लिगेशन, नॉन करंट लीज ऑब्लिगेशन। ये भी पूरे पूरे चैप्टर है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ने, ये इंशाल्लाह आपने लेवल 4 में जाके पढ़ने। चले आगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया लायबिलिटीज को। अगला पॉइंट कौन सा है हमारे पास? कैपिटल। अब हम जा रहे हैं कैपिटल के पास, और कैपिटल को बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी। असल में ये जो कैपिटल है ना, यहाँ पे सेंस ऑफ ओनरशिप डिफाइन होता है। मैंने यहाँ पे 3 टाइटल यूज किया, अगर आपने देखा हो। नंबर 1 इज ऑनर्स कैपिटल, ये लिखा था, ऐसे ही लिखा था। नंबर 2 इज पार्टनर्स कैपिटल। नंबर 3 इज शेयर होल्डर्स इक्विटी। राइट। असल में ये जो मैंने टाइटल लिखे ना यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। मैंने आपको 3 किस्म के बिजनेस बताए थे, अगर आपको याद हो। याद है आपको? लास्ट वीक में, और मुझे तो याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कि सेकंड क्लास में ये बात डिस्कस हुई थी या नहीं हुई थी? 3 किस्म के बिजनेस है। नंबर 1 इज सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 इज पार्टनरशिप, नंबर 3 इज कंपनी। और ये दुनिया भर में 3 किस्म के बिजनेस होते हैं। आप किसी बड़ी बुक से पढ़ोगे, वहां भी ये लिखा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ऑनर होता है, असलम कैपिटल, दानिश कैपिटल, बाबर कैपिटल, मुस्लिम कैपिटल, सलमान कैपिटल, मेमन्स कैपिटल। तो उसमें सिंगल ऑनर होगा, एक ऑनर। इज दैट क्लियर? लेकिन पार्टनरशिप में 2 से लेके 20 तक पार्टनर हो सकते हैं। अकरम कैपिटल, नदीम कैपिटल, असलम कैपिटल, अकरम कैपिटल। तो वहां क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। वहां टाइटल अलग अलग पार्टनर्स के नाम के साथ। कंपनी में एक ऑनर नहीं होता, अनलिमिटेड हो सकते हैं, पता है ना। हम सब भी किसी कंपनी के शेयर खरीद के ऑनर बन सकते हैं। तो वहां कैपिटल शेयरिंग पर होता है। तो वहां क्या कहलाता है? शेयर होल्डर्स इक्विटी, हिस्सेदारों की मिल्कियत। इक्विटी का मतलब मिल्कियत, शेयर का मतलब हिस्सा, शेयर होल्डर मतलब हिस्सेदार। तो हिस्सेदारों की मिल्कियत, शेयर होल्डर इक्विटी। क्या कंपनी अपनी रिपोर्ट में सारे शेयर होल्डर के नाम अलग अलग लिख सकती है? नहीं लिख सकती भाई। कितने सारे शेयर होल्डर हैं, तो एक ही वर्ड क्या दे देते? शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल, वहां पे वर्ड क्या यूज कर लेते? शेयर कैपिटल। आप लिखना चाहो तो एक वर्ड लिख लो, शेयर कैपिटल। लेकिन असलम के रिपोर्ट पे लिखा होगा असलम कैपिटल। असलम और अकरम की पार्टनरशिप की रिपोर्ट पे लिखा होगा असलम कैपिटल और अकरम कैपिटल, क्योंकि वो नाम से। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं। राइट। अगला कॉन्सेप्ट है, कोई सवाल किसी का? ओके, नेक्स्ट वी हैव रेवेन्यू। क्या है? अच्छा, रेवेन्यू कहते हैं इनकम इनफ्लो। अब रेवेन्यू मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, सेल ऑफ गुड्स। क्या एग्जांपल दी थी? सेल ऑफ गुड्स से मुराद एक होती है गुड्स और एक होती है सर्विस। पता है ना आपको? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। गुड्स का मतलब होता है विजिबल, और सर्विस का मतलब होता है इनविजिबल। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये गुड्स है या सर्विस है? इनविजिबल है। लेकिन मैं कल से क्लास में आऊँ और मैं आपसे कहूँ भाई ये देखिए ये पेन, ये मेरे नाम का पेन है और ये पेन मैं बेचता हूँ, ये पेन आप मुझसे खरीद लें, और इसी पेन से आपको क्लास में काम करना है, वरना आपको क्लास में
बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इसका मतलब है ये मैं क्या बेच रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ। ये ऐसे ही मिसाल दे रहा हूँ, मैं कोई पेन नहीं बेच रहा, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ये गुड्स है, गुड्स विजिबल होती है, लेकिन जब मैं गुड्स बेचूंगा तो क्या मेरी सेल होगी तो पैसा नहीं आएगा, इनकम होगी, रेवेन्यू जनरेट। और जाहिर सी बात है मैं पेन 10 रुपए का लाके आपको 15 रुपए का बेचूंगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। इसी तरह मैं यहाँ सर्विस दे रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज माय सोर्स ऑफ इनकम, सर्विस इनकम, ठीक है ना। डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर, कंसल्टेंट, ये सब कौन है, सर्विस प्रोवाइडर, दे चार्ज अगेंस्ट देयर सर्विसेज। अच्छा, उसके बाद मैंने 2 एग्जांपल और दिए, डिविडेंड इनकम और कमीशन इनकम। अब अगर आप किसी कंपनी की शेयर खरीद लें तो आप उस कंपनी के कौन बन जाते, शेयर होल्डर। और कंपनी जब साल के एंड पे प्रॉफिट कैलकुलेट करती है, फिर एक मीटिंग होती है, आपको बुलाया जाता है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, फिर कंपनी बोलेगी इतना प्रॉफिट हुआ है, अब हम आपको इतना पैसा देंगे, तो वो डिविडेंड इनकम है। कौन सी इनकम है, यस। उसके बाद एक मैंने लिखा है कमीशन इनकम। फॉर एग्जांपल आपने किसी को कहा यार आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको इतना क्या दूंगा, कमीशन दूंगा, दिस इज व्हाट कमीशन इनकम। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे घर दिलवा दो पैसे दूंगा, आप किसी थर्ड पर्सन को कोई काम कर दें, वो आपको उस काम करने पे क्या दे रहा होता है, कमीशन। तो दिस इज कौन सी इनकम। अब ये सारी चीजें रेवेन्यू है, इनकम है, पैसा आ रहा है। इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो। लास्ट वी हैव एक्सपेंस, और उसमें हमने डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है परचेज। जब आप परचेज करते हो तो आपका एक्सपेंस होता है या नहीं होता, परचेज बाय नेचर क्या है, एक्सपेंस, परचेज बाय नेचर एक्सपेंस। ब्रेक में आप कैंटीन में जाते हो, आपने कोल्ड ड्रिंक परचेज की, दिस इज योर एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, आपने अपने स्टाफ को हर महीने क्या देनी है, दिस इज योर सैलरीज एक्सपेंस। आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, फ्री में होगी या पैसे देने पड़ेंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। आपने जो है वो किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी जगह एडवर्टाइजिंग, कुछ तो फ्री में भी होती है लेकिन वो इतनी ज्यादा आपके लिए शायद फिजिबल नहीं होती, तो जो आप पे करके करते हैं मार्केटिंग, उसमें आप एक ज्यादा अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, ठीक है। साइन बोर्ड लगा दिए, ठीक है, जगह जगह लगे हुए तो साइन बोर्ड, रास्तों में आप देखते हैं अक्सर ब्रिज के ऊपर जगह जगह वो आपके पैनाफ्लेक्स लगे हुए होते हैं, ये फ्री में होती है क्या, यू हैव टू पे, राइट। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। अगर आपने अपनी फैक्ट्री, इंश्योरेंस समझते हैं ना, सबको पता है इंश्योरेंस क्या होता है, ये नहीं पता, इंश्योरेंस नहीं पता। अच्छा भाई देखिए, एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी कोई पॉइंट, तो शोर बहुत हो रहा है यार, जब भी कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आए तो रेज योर हैंड, क्योंकि याद रखे टीचर का काम तो पढ़ाना है, वो आता है पढ़ाता है चला जाता है। अच्छा, टीचर क्योंकि अपना जब सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है तो हर सब्जेक्ट की अपनी की टर्म्स हैं, और टीचर तो फ्लो में बोलता हुआ निकल जाता है, हो सकता है आपको समझ नहीं आए। तो मैंने डे 1 भी कहा था, अगेन आई रिपीट, देखिए याद रखें सवाल पूछना आपका बेसिक राइट है, क्योंकि आपने आईसीएमए को पे किया है। आपके सवाल का जो मेरे लेक्चर से रिलेट करता हो, मेरे टॉपिक से, मेरे सब्जेक्ट से रिलेट करता हो, उसका जवाब देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आईसीएमए हमें पे करता है। तो जो आपका राइट है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप बिल्कुल इस चीज को जहन में रखें कि कोई भी सवाल हो, रेज योर हैंड, सर आई हैव अ क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले भाई को सवाल पूछता था, इन्होंने पूछा, यहाँ से शाहनवाज के जहन में क्यूरी थी, इन्होंने पूछी, पीछे कोई भाई बैठे हुए थे उनके जहन में कोई सवाल था। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो, रेज योर हैंड, सर आई हैव अ क्वेश्चन, सवाल पूछे, ऐसा नहीं हो आगे आपको प्रॉब्लम हो जाए। फिर इंश्योरेंस बेसिकली क्या होती है कि इसके अंदर भी अगर मैं थोड़ा सा अगर शरीयत की बात करूं तो कुछ तजाद है, उलमाए कराम ज्यादातर तो उसको मना ही करते। इसमें भी मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ली, लोग इंश्योर करवा लेते, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई मसला होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करके देगी। यानी अगर अल्लाह ना करे गाड़ी कहीं लग जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको
कंपनसेट देगी। इसी तरह कुछ लोग लाइफ का इंश्योरेंस भी करवाते हैं, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए तो उसके घर वालों को पे किया जाता है। इसी तरह लोग अपनी फैक्ट्री को इंश्योर करवा लेते हैं, अपने इन्वेंट्री को इंश्योर करवा लेते हैं। अल्लाह ना करे इन्वेंट्री जल जाए, फैक्ट्री में अल्लाह ना करे आग लग जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आपको पे करती है। ठीक है, उसके लिए आपको इंश्योरेंस वालों को कुछ प्रीमियम देना पड़ता है शुरू में इंश्योरेंस करवाने के लिए। जैसे अगर आप मोटरसाइकिल लें तो उसकी इंश्योरेंस सस्ती है, मेरे ख्याल 5-6 हज़ार रुपए में हो जाती है शायद, ऐसे ही कुछ है। 5-7 हज़ार रुपए में मोटरसाइकिल की वैल्यू भी कितनी है, 50-60 हज़ार रुपए की ब्रांड न्यू नॉर्मल जो चाइना वाली मोटरसाइकिल आपको मिल जाती है, उसकी इंश्योरेंस 5-7 हज़ार रुपए में हो जाती है। अब अगर अल्लाह ना करे मोटरसाइकिल खो जाए, छीन जाए, कोई मसला हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट यू। तो ये कहलाता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस बिजनेसमैन तो करवाते हैं, वो तो बहुत सारी चीजें जो शरीयत में मना है हमारे यहाँ चल रहा होता है, इंटरेस्ट है, तमाम मामला है। तो बहरहाल इंश्योरेंस अगर आपने करवाई है और इस टाइप की चीजें आपके सामने आएंगी, इस टाइप के टाइटल, तो वो आपके लिए बाय नेचर क्या है, एक्सपेंस। फाइनली वी हैव लास्ट एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है, नॉट लीस्ट मैंने तो बस सिलेक्टेड लिखी है। यूटिलिटीज एक्सपेंस भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी हो सकता है, ठीक है ना, रेंट एक्सपेंस। अच्छा यहाँ पे जो है ना एक बात, शायद बाज दफा जो है ना कुछ बच्चे थोड़ा सा सम टाइम ये भी सोचने लग जाए कि सर आपने रेंट पेबल भी लिखा हुआ है, आपने रेंट एक्सपेंस भी लिखा हुआ है। तो याद रखिए रेंट पेबल भी हो सकता है, रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, रेंट रिसीवेबल भी हो सकता है, रेंट इनकम भी हो सकती है। ये चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर किसी बंदे ने रेंट देना है, आपने घर किराए पे लिया हुआ है, 2 महीने के आपने रेंट नहीं दिया, तो वो रेंट आपके लिए क्या है, पेबल भी है और एक्सपेंस भी है। आपका एक्सपेंस है, आपकी लायबिलिटी है। किसको रिसीव करना है, उसका रिसीवेबल यानी एसेट और उसकी इनकम है। तो ये चीजें पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेरी करती है। याद रखें अभी आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि किसी बंदे का एक्सपेंस अगले बंदे की क्या होता है, इनकम। आप लोगों ने आईसीएमए पाकिस्तान को पे किया, दिस इज योर एक्सपेंस, लेकिन वो आईसीएमए की क्या है, इनकम। आईसीएमए अल्हम्दुलिल्लाह हमें पे करता है, वो हमारी इनकम होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आईसीएमए के लिए क्या होता है, हम जाके आगे खर्च करते, मैंने लैपटॉप खरीदा, ये मेरे लिए एक्सपेंस, सामने वाले की इनकम। तो देखिए ये पूरा एक आपका सर्कल चल रहा होता है। तो बहरहाल तो आपने इस चीज को टेंशन नहीं लेना, एक टाइटल सब जगह पर भी नजर आ सकता है। रेंट रिसीवेबल है एसेट, रेंट इनकम है रेवेन्यू, रेंट एक्सपेंस है एक्सपेंस, रेंट पेबल है तो लायबिलिटी। चीजें वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अच्छा तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट, आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और आज के लेक्चर में ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड टाइटल ऑफ अकाउंट्स विथ नेचर। 5 नेचर है और उन 5 नेचर के हमने कुछ टाइटल आज आपसे डिस्कस किए। खास तौर पे एसेट में मैंने बहुत टाइम लगाया, क्योंकि एसेट में करंट भी है और फिर नॉन करंट में टेंजिबल भी है और लायबिलिटी में करंट नॉन करंट। वो अगर एसेट में कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो लायबिलिटी को फिर डिफाइन करना इतना प्रॉब्लम नहीं होता। फिर हम गए थे कैपिटल, फिर हमने डिस्कस किया रेवेन्यू को और फिर हमने डिस्कस किया एक्सपेंस को। जी बोले, ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल है, वो आगे बताऊंगा। एक टाइटल यूज करते हैं ड्राइंग, DRAWING। ये उस वक्त यूज किया जाता है जब ऑनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई चीज विड्रॉ करे। तो अब बिजनेस में से जब कोई चीज घर पे चली जाएगी तो ये बिजनेस के कैपिटल को बढ़ा देगा या कम कर देगा, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा कैपिटल, जो कैपिटल को कम कर देता है। और ये है ड्राइंग, क्योंकि इसने विड्रॉ किया है, विड्रॉ से क्या निकला है, ड्राइंग। ये सब चीजें आएंगी इंशाल्लाह कल की क्लास से ऑनवर्ड, जब मैं डबल एंट्री, कल उसका फॉर्मेट, उसका कॉन्सेप्ट, उसके रूल, और एक हैंडआउट में डेबिट क्रेडिट के रूल मैंने एक हैंडआउट बनाया हुआ है डबल एंट्री के नाम से। तो वो डबल एंट्री एंड लेजर अकाउंटिंग का हैंडआउट जो है वो इंशाल्लाह हैंडआउट आपको आज शाम तक में, क्योंकि अभी मेरी बैक टू बैक क्लासेस हैं 5:30 तक तकरीबन यहीं पे ना, तो इंशाल्लाह उसके बाद में या बीच में टाइम शायद मिल जाए या शाम को मैं आपको इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूंगा।
और अभी वो हैंडआउट जो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, फिलहाल उसमें आपको इतना घबराना नहीं है और इतना देखना नहीं है उसको, क्योंकि वो डबल एंट्री के कॉन्सेप्ट, उसमें डेबिट क्रेडिट की बातें होंगी। तो अभी आपको पता ही नहीं है डेबिट क्रेडिट क्या है, तो वो सारी बातें इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। और जो मैंने आज पढ़ा दिया है और लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अगेन आई रिपीट, वो स्टूडेंट जो अगर लास्ट क्लास में एब्सेंट थे किसी वजह से, और अगर लास्ट क्लास को अटेंड नहीं कर सके थे, मैंने आपकी शायद बेहतरी के लिए ये आपको एक फेवर दी थी कि ग्रुप में उसका लिंक शेयर कर दिया था। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ क्लास की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं अब हर रिकॉर्डिंग के लिंक फिलहाल शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वरना स्टूडेंट की आदत खराब हो जाएगी, वो क्लास में एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे। ये तो मैंने शुरू की क्लासेस थी जो बेस बनानी थी, इसलिए मैंने आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए थे। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने शुरू की क्लासें खास तौर पे इसलिए भी रिकॉर्ड की है क्योंकि अभी भी